हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं BCOG 171, जिसका टॉपिक का नेम है इंडियन सोसाइटीज़ इमेजेस एंड रियलिटीज़। यानी इंडियन सोसाइटी के जो इमेजेस यानी छवियाँ हैं और उनका रियलिटी क्या है, इंडियन सोसाइटी के जो वास्तविकताएँ हैं, राइट। ये इन टॉपिक पे हम जो है इनके जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं उनके आंसर्स को हम आज के इस क्लास में डिस्कस करने वाले हैं। और हाँ, एक और बात, जो पिछले 5 साल के जो भी पेपर आए हुए हैं उनमें से जो क्वेश्चन हमेशा रिपीटेड होकर यानी बार बार आया है, राइट। वही क्वेश्चन को पिक किया गया है। ये वीडियो आपके लिए वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट वीडियो होने वाला है इस सब्जेक्ट कोड के लिए। अगर आपका एग्ज़ाम जून 2026 में है या दिसंबर 2026 में है, दिस वीडियो इज़ गोइंग टू बी द वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट वीडियो फॉर यू, राइट। सो हाँ, अगर आप न्यू हो इस चैनल पे तो आप सब्सक्राइब कर सकते हो और बेल आइकन प्रेस कर सकते हो, यानी अगर जब भी कोई न्यू वीडियो आएगी तो सबसे पहले आपके पास पहुंचेगा। और अगर आपको कोई डाउट है, कोई क्वेश्चन है, आप हमारे प्रेम सर का ये इंस्टा आईडी है, यहाँ से आप उनसे मैसेज करके पूछ सकते हो, राइट। चलिए शुरू करते हैं आज की इस क्लास को। BSOG 171 Indian Society Images and Realities. But before going to start today's video, I just only want to ask you about, do you know the meaning of Indian Society Images and Reality? That means आपको हेडिंग का मतलब पता है, हाँ या ना? Basically guys, if you don't know the meaning of heading, then how will you answer the question, right? आप सोच नहीं पाओगे ज़्यादा उसके बारे में। तो सबसे पहले मेन हेडिंग पढ़ो, फिर हेडिंग के हिसाब से अगर कोई क्वेश्चन पूछे तो रिलेट करो, राइट। तो और ज़्यादा आप आंसर अच्छे से दे पाओगे, राइट। तो सबसे पहले शुरू करते हैं। इंडियन सोसाइटी यानी भारतीय समाज, जो है भारत में जो जो भी समाज है उनकी क्या क्या इमेज है सबके नज़रों में, और उनकी क्या क्या वास्तविकता है, उनकी रियलिटीज़ है। कहते नहीं इसका रियलिटी है ये, इनकी रियलिटीज़ क्या है, राइट, वास्तविकताएँ। सो ये है इसका मतलब। सबसे पहले बढ़ते हैं हम अपने क्वेश्चन 1 पे। अपना जो पहला सवाल है, पहले सवाल में पूछ रहा है, डिस्कस द आइडिया ऑफ इंडिया एज इमेजिन्ड बाय कॉलोनियलिस्ट्स। गाइस, बिफोर गोइंग टू द स्टार्ट दिस क्वेश्चन, बस मुझे आपको एक बात बतानी है कि जब तक आप क्वेश्चन को जितने अच्छे से नहीं समझोगे, फिर आप उतने अच्छे से आंसर नहीं दे पाओगे। तो आंसर लिखने की जल्दबाजी से पहले सबसे पहले आपको क्वेश्चंस को अच्छे से समझना है, अच्छे से एनालाइज करना है। जितने अच्छे से आप एनालाइज करोगे उतना अच्छा आप एग्ज़ाम में परफॉर्म कर पाओगे। जैसे कि मैं ऐसा क्यों बोला, क्योंकि मुझे एक वर्ड दिखा इसमें, कॉलोनियलिस्ट्स। अगर आपको कॉलोनियलिस्ट्स का मतलब ही नहीं पता होगा, देन हाउ विल यू आंसर द क्वेश्चन, राइट। एग्ज़ाम में आंसर कैसे लिखोगे, राइट। तो सबसे पहले क्वेश्चन समझो, डिस्कस द आइडिया ऑफ इंडिया एज इमेजिन्ड बाय कॉलोनियलिस्ट। यानी कॉलोनियलिस्ट के मन में क्या इमेजिनेशन थी इंडिया के बारे में, इंडिया के बारे में क्या इमेजिनेशन थी, यानी उनके मन में क्या खिचड़ी पकड़ा था इंडिया के बारे में, राइट। तो सबसे पहले कॉलोनियलिस्ट का मतलब समझते हैं, राइट। एक बार एनालाइज करते हैं कॉलोनियलिस्ट का मतलब क्या होता है। मैं कैमरा ओपन करता हूँ, देन आपको मैं बताता हूँ। गाइज, आपको पता होगा कि जो ब्रिटेन है, मैं एक समझ लीजिए ये ब्रिटेन है, राइट। दैट इज़ ब्रिटेन, राइट। एंड ये हमारा, आप ड्राइंग पे ध्यान नहीं दीजिएगा ज़्यादा, ये हमारा प्यारा सा इंडिया है, राइट। बेसिकली क्या होता था आज़ादी से पहले, बिफोर 1947 क्या होता था, जो ब्रिटेन जो था ना, उनका इंडिया पे राज था, राइट। ब्रिटेन क्या था, रूलर था, राइट, रूलर था। अगर कॉलोनी का मतलब क्या होता है, कॉलोनियलिज्म रेफर्स टू अ सिस्टम ऑफ अ पॉलिटिकल एंड सोशल रिलेशन बिटवीन टू कंट्रीज, दो कंट्री में एक ऐसा रिलेशन जिसमें जो है विच वन इज़ द रूलर एंड द अदर इज़ द कॉलोनी। मैं मीन्स जो पहला जो होगा ना, पहला वो तो रूलर होगा, पर जो दूसरा दूसरा देश होगा वो कॉलोनी होगा, राइट। कॉलोनी मतलब जहाँ पे रूल करते हैं, जिस देश में हम रूल करते हैं उस देश को हम क्या कहेंगे, कॉलोनी, राइट। और जो रूलर होगा उसको हम क्या नाम देंगे, कॉलोनियलिस्ट, कॉलोनियलिस्ट।
सो आई होप गाइज अब आपको मतलब समझ में आ गया है कॉलोनियलिस्ट का मतलब क्या होता है। अब इसी क्वेश्चन में हमसे क्या पूछ रहा है, डिस्कस द आइडिया ऑफ इमेज, डिस्कस द आइडिया ऑफ इंडिया इन द इमेज ऑफ कॉलोनियलिस्ट, राइट। सो कॉलोनियलिस्ट के मन में, यानी कॉलोनियलिस्ट के मन में इंडिया के प्रति क्या छवि है, क्या इमेज है, ये हमें समझाना है। सो आई होप यू गाइज आपको यहाँ तक ये ब्रिटेन एंड इंडियन कॉलोनी ये आपको फुल्ली समझ में आ गया होगा, राइट। अब हम बढ़ते हैं हम अपने क्वेश्चन के आंसर की तरफ। सो आई होप गाइस कि आपको कॉलोनियलिस्ट वर्ड का मतलब समझ में आ गया होगा। तो चलिए अब आंसर की तरफ बढ़ते हैं। सो द colonialists, who were the British rulers, right, administrators and thinkers, looked at the India from an outsider's perspective. They created a specific image of India or India of India to justify their rule over the country. The imagination was biased and served the imperial political interest। यानी जो हमारे ब्रिटिश रूलर थे उन्होंने जो है ना इंडिया के प्रति एक ऐसा इमेज क्रिएट कर लिया, एक ऐसा स्पेसिफिक इमेज क्रिएट कर लिया इंडिया के प्रति जो दिखा रहा है कि वो रूल कर रहे हैं कंट्री पे। ऐसा इमेजिनेशन क्रिएट कर लिया कि बायसनेस, भेदभाव कुछ हो रहा है, राइट। सर्व एज द इम्पेरियल पॉलिटिकल इंटरेस्ट। चलिए एक बार रीड करते हैं की व्यूज़, क्या क्या कॉलोनियलिस्ट के व्यूज़ थे। A stagnant and frozen society. That means British administrators argued that Indian society had not changed for the thousands of years. Stagnant और frozen का मतलब क्या होता है, स्थिर। That means जो अपने आप में चेंजेस नहीं ला रहा। So ब्रिटिश लोगों का जो कॉलोनियलिस्ट थे उनका मानना ये था कि जो इंडियन सोसाइटी जो है वो हज़ारों साल से जो है ना चेंज नहीं हुआ है। They claimed that इंडियन विलेजर्स वर स्मॉल, गांव के विलेजर्स जो है बहुत ही ज़्यादा छोटे हैं। आइसोलेटेड रिपब्लिक्स दैट हैड जीरो इंटरेस्ट इन हिस्टोरिकल प्रोग्रेस और पॉलिटिकल चेंज। यानी इनके अंदर जो है ना कोई भी इंटरेस्ट है ही नहीं कि हिस्ट्री में कुछ प्रोग्रेस होए या कोई पॉलिटिकल चेंज होए। दूसरा पर्सपेक्टिव क्या था इनका, अ लैंड ऑफ केओस एंड डिविजन्स। अ लैंड ऑफ केओस एंड डिवीजन। कॉलोनियल राइटर्स हाईलाइटेड इंटरनल डिविजन्स। उन्होंने जो है ना राइटर, जो कॉलोनियल राइटर थे उन्होंने बहुत ज़्यादा इंटरनल डिविजन्स को हाईलाइट किया। दे स्टेटेड दैट इंडिया वॉज नॉट अ सिंगल नेशन। उन्होंने ये बताया कि इंडिया सिर्फ एक सिंगल नेशन नहीं है बट अ केओटिक कलेक्शन ऑफ डिफरेंट कास्ट, ट्राइब्स, रीजन्स एंड फाइटिंग रिलीजन्स दैट कुड नेवर यूनाइट ऑन देयर ओन। दैट मीन्स जो है ना इंडिया जो है ना बहुत ही केओटिक कलेक्शन है। यहाँ पे बहुत तरह के डिफरेंट डिफरेंट के कास्ट, जाति आपको मिल जाएंगे, जनजाति मिल जाएंगे, ट्राइब्स, आदिवासी लोग, ये सब अलग अलग धर्म के लोग मिल जाएंगे, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, राइट। फाइटिंग रिलीजन्स, आपस में धर्म के लेके आपस में एक दूसरे से फाइट करना, यही सब चीज़ आपको इंडिया में मिल जाएगा। सो यही सब चीज़ उनके मन में जो है एक इमेज क्रिएट कर रहा था इंडिया के बारे में। दैट कुड नेवर यूनाइट ऑन देयर ओन, जो कि आपस में कभी यूनाइट नहीं होंगे। द वाइट मैन्स बर्डन। सो इसका समझिए, द वाइट मैन्स बर्डन। दे फ्रेम्ड द इमेज ऑफ अ प्रिमिटिव इंडिया दैट needed European help. They argued that British rule was necessary to bring modern laws, railways, education, and peace to an otherwise backward subcontinent. So, दे फ्रेम द इमेज ऑफ प्रिमिटिव इंडिया दैट नीडेड यूरोपियन हेल्प। उन्होंने एक ऐसा फ्रेम किया कि उन्हें यूरोपियन हेल्प की ज़रूरत पड़ेगी, प्रिमिटिव इंडिया, राइट। सो उसे बहुत ज़्यादा आर्ग्यू हुआ, जैसे ब्रिटिश रूल को जो है ना उन्हें क्या नेसेसरी लगा कि मॉडर्न लॉस आने चाहिए, नए कानून आने चाहिए, रेलवे में अच्छी तकनीकी आना चाहिए, एजुकेशन में कुछ तकनीकी आना चाहिए, एंड पीस टू एन अदरवाइज बैकवर्ड सब कॉन्टिनेंट, राइट। सो अब बढ़ते हैं अपने सेकंड क्वेश्चन पे। तो सेकंड क्वेश्चन पे हमसे क्या पूछ रहा है, डिस्कस द आइडिया ऑफ इंडिया एज इमेजिन बाय आइडियोलॉजिस्ट्स, नेशनलिस्ट्स। जो हमारे जो आइडियोलॉजिस्ट थे, जो इंडियन नेशनलिस्ट थे, राइट, उनके मन में क्या इमेजिनेशन था इंडिया के प्रति, राइट। तो चलिए ये डिस्कस करते हैं। इन रिस्पॉन्स टू द नेगेटिव इमेजेस क्रिएटेड बाय ब्रिटिश रूलर्स, इंडियन नेशनलिस्ट फ्रीडम फाइटर्स एंड स्कॉलर्स सच एज महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू एंड Rabindranath Tagore constructed a completely different idea of India. So बेसिकली ब्रिटिश रूलर्स के प्रति जो है ना इंडिया के प्रति बहुत ही ज़्यादा नेगेटिव इमेज क्रिएट हुआ था, राइट। पर
उसी के अपोजिट जो हमारे इंडियन नेशनलिस्ट थे, राइट, फ्रीडम फाइटर्स थे, जो स्कॉलर्स थे, जैसे महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, रविन्द्रनाथ टैगोर जी। सो इन सब ने जो है ना कम्प्लीटली डिफरेंट इनका पर्सपेक्टिव था इंडिया के प्रति, राइट। सो इनके क्या क्या व्यूज़ थे टू ऑफ नेशनलिस्ट के, तो चलिए वो डिस्कस करते हैं। एंसाइंट एंड कंटिन्यूस सिविलाइजेशन, यानी बहुत ही पुराने ज़माने के, राइट, और सिविलाइजेशन चलते आ रही है। नेशनलिस्ट्स proved that India had a rich golden past with advanced system of science। नेशनलिस्ट जो थे उन्होंने ये प्रूव किया कि जो इंडिया के जो है ना बहुत ही ज़्यादा जो भी रिच गोल्डन एडवांस सिस्टम यूज़ करते थे बहुत बहुत ही पुराने टाइम से, साइंस में, फिलॉसफी में, और ट्रेड लॉन्ग बिफोर द ब्रिटिश अराइव के आने से पहले भी। They looked at India as a sacred सिंगल लैंड विद ए शेयर्ड कल्चरल सोल। उन्होंने इंडिया को एक इस प्रकार से देखा कि वो सैक्रेड है और एक सिंगल लैंड में जो है ना एक कल्चरल सोल वहाँ पे मिला हुआ है, राइट। शेयर कर रहे हैं एक दूसरे से, अलग अलग प्रकार की खेती, अलग अलग प्रकार के वहाँ पे लैंड है, राइट। एक सिंगल लैंड है पर वहाँ पे अलग अलग तरह के कल्चरल सोल वहाँ पे पाए जा रहे हैं, राइट। सो सेकंड पॉइंट है यूनिटी इन डाइवर्सिटी, दैट मीन्स डाइवर्सिटी होने के बाद भी यूनिटी है, राइट। सो थिंकर्स लाइक जवाहरलाल नेहरू जी argued that beneath the visible differences of language and religion, there was a deep underlying thread of unity that tied all Indians together. They believed that Indian culture was highly inclusive and could absorb new influences without losing its core self। यानी जो है ना इंडिया में जो है ना यूनिटी तो है डाइवर्सिटी होने के बाद भी। तो जवाहरलाल नेहरू यही कहते थे कि बहुत ही ज़्यादा डिफरेंसेस है लैंग्वेज और रिलीजन में, पर तब भी बहुत ही गहराई अंडरलाइन थ्रेड यूनिटी से एक टाई किया हुआ है। आपस में इंडियन एक साथ यूनाइटी एकाग्रता एक जैसे रहते हैं, राइट, फोकस करके अम, एक साथ। दे बिलीव्ड, वो ये बिलीव करते हैं कि ये हाईली इंक्लूसिव एंड ईजिली एब्जॉर्ब कर लेंगे विदाउट डूइंग द एनी इन्फ्लुएंस और लूजिंग इट्स कोर सेल्फ। नेक्स्ट, सेल्फ रिलायंट एंड डेमोक्रेटिक नेशन। सो the nationalists' imagination focused on building a free nation-state based on secularism, equal rights, and economic self-reliance, breaking away from colonial exploitation. So, self-reliant and democratic nation। The nationalist imagination, जो nationalist का जो है ना कुछ ऐसा imagination था इंडिया के प्रति, जो उनके जो है ना फोकस कर रहा था उनके फ्री नेशन स्टेट को जो बिल्ड करने में, उनके सेक्युलरिज्म को बिल्ड करने में, उनकी जो इक्वल राइट्स है उनको बिल्ड करने में और इकोनॉमिक सेल्फ रिलायंस बनाने के लिए, और जो कॉलोनियल एक्सप्लॉयटेशन है, जो ब्रिटिशर्स का रूल है, उसको भगाने के लिए, उसको दूर करने के लिए, उसको ब्रेक करने के लिए, ब्रेकिंग अवे फ्रॉम कॉलोनियल एक्सप्लॉयटेशन। नाउ थर्ड क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। थर्ड क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है, डिस्कस द इम्पैक्ट ऑफ कॉलोनियलिज्म ऑन इंडियन सोसाइटी। जो ब्रिटिशर्स का जो रूल था इंडिया में, राइट, जो कॉलोनियलिस्ट थे, उन्होंने इंडियन सोसाइटी पे क्या क्या इम्पैक्ट डाला वो हमें डिस्कस करना है, राइट। चलिए, सो ब्रिटिश कॉलोनियल रूल विच लास्टेड फॉर नियरली 2 सेंचुरीज, 2 सेंचुरीज बोले तो 200 साल लगभग। सो ब्रिटिश कॉलोनियल रूल कितने टाइम तक चला था, लगभग 200 साल तक। फंडामेंटली रिसेप्ड द सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल स्ट्रक्चर्स। सो इनके आने से 200 साल में, सो बेसिकली जो सोशल स्ट्रक्चर था, इकोनॉमिक और पॉलिटिकल स्ट्रक्चर, एक्चुअली चेंज, राइट, ऑफ इंडियन सोसाइटी का चेंज किया था। इट्स इम्पैक्ट वॉज डीप, बहुत ही ज़्यादा गहरा इम्पैक्ट पड़ा और बहुत ही लंबे समय के लिए पड़ा। तो चलिए क्या क्या इम्पैक्ट पड़े वो हम एक बार रीड कर लेते हैं। सो मेजर इम्पैक्ट्स ऑफ कॉलोनियलिज्म क्या क्या है डिस्कस करते हैं। डिस्ट्रक्शन ऑफ रूरल इकोनॉमी, जो रूरल इकोनॉमी था उसको डिस्ट्रक्ट करना, राइट। सो सो इसका डेफिनेशन, सो डिस्ट्रक्शन ऑफ रूरल इकोनॉमी। सो रूरल का मतलब क्या होता है, अपना गांव वाला इलाका, ग्रामीण इलाका। सो इकोनॉमी मतलब बोले तो अर्थव्यवस्था। सो जो है, जो गांवों का जो आर्थिक व्यवस्था है उसमें बहुत ही ज़्यादा इम्पैक्ट आया। क्या इम्पैक्ट आया समझिए। द ब्रिटिश इंट्रोड्यूस न्यू लैंड रेवेन्यू सिस्टम लाइक द जमींदारी सिस्टम। जो ब्रिटिशर्स जो थे उन्होंने न्यू लैंड रेवेन्यू सिस्टम लॉन्च किया, जमींदारी सिस्टम,
और जिसमें उनको फ़ोर्स किया जा रहा था, जो पुअर पीजेंट थे, जो बहुत ही ज़्यादा गरीब किसान थे, उनको हाई टैक्सेस पे करने के लिए मजबूर किया ऑन फिक्स्ड डेट्स। और उनको ये भी फोर्स किया गया कि फार्मर्स को जो है कैश क्रॉप ग्रो करना पड़ेगा, यानी ऐसा क्रॉप जिसमें कैश आता है ज़्यादा, तो इंडिगो और कॉटन, ना कि खाने वाला प्रोडक्ट ग्रेन्स हो गया, राइट, जैसे गेहूँ, चावल, धान, ये सब हो गया, विच ट्रिगर्ड मैसिव फेमाइन। और इसी के वजह से बहुत ही ज़्यादा भूखमरी का लोगों को सामना करना पड़ा। फेमिनाइन बोले तो फेमाइंस बोले तो भूखमरी। सो सेकंड इम्पैक्ट था राइज ऑफ अ मॉडर्न मिडिल क्लास, यानी जो मॉडर्न मिडिल क्लास था उनका कुछ ज़्यादा ही राइज, ज़्यादा ही वो हाई ग्रोथ हुआ उनका। द इंट्रोडक्शन ऑफ इंग्लिश एजुकेशन क्रिएटेड अ न्यू क्लास ऑफ इंडियन प्रोफेशनल्स। जो इंग्लिश एजुकेशन जो था, एक नया क्लास बनाया इंडियन प्रोफेशनल का, सच एज लॉयर के लिए, डॉक्टर के लिए, क्लर्क के लिए और टीचर के लिए। दिस क्लास लेटर इनिशिएटेड सोशल रिफॉर्म मूवमेंट्स एंड लेड द फ्रीडम स्ट्रगल। सो यही क्लास जो है एक सोशल रिफॉर्म मूवमेंट बना और फ्रीडम के स्ट्रगल में ये भी लेड किया। सो रिजिडिटी इन द कास्ट सिस्टम में बहुत ही ज़्यादा रिजिडिटी था। द ब्रिटिशर्स कंडक्टेड एक्सटेंसिव सेंसस लाइक 1901 सेंसस अंडर हर्बर्ट रिस्ले। दे ऑफिशियली काउंटेड, क्लासिफाइड एंड रैंक्ड कास्ट बाय सोशल स्टेटस। दिस एडमिनिस्ट्रेटिव प्रैक्टिस मेड द अदरवाइज फ्लूइड कास्ट सिस्टम रिजिड एज एंड कम्पिटिटिव। यहाँ पे जो है ना बहुत ही ज़्यादा कास्ट सिस्टम रिजिडिटी इसमें बना हुआ था, राइट। सो अर्बनाइजेशन एंड ट्रांसपोर्टेशन, शहरीकरण हुआ और ट्रांसपोर्टेशन में भी बहुत ज़्यादा वो हुआ, जैसे the construction of railways, postal networks, and new administrative cities like Calcutta, Bombay, Madras connected distant corners of the country, unintentionally helping India's unintentionally पर इंडिया का जो है ना ऑर्गेनाइज और नेशनल मूवमेंट में भी इसमें डेवलपमेंट हुआ था। सो क्वेश्चन फोर्थ है, एक्सप्लेन द एमरजेंस ऑफ नेशन स्टेट इन इंडिया। यानी जब भी हमें ये एक्सप्लेन करना है। सो यानी जो इंडिया के जो है ना पूरा, जैसे जो इंडिया का जो एक देश है वो एक रूप से एकजुट कैसे बना, राइट, नेशन स्टेट कैसे बना, सारे स्टेट मिलके एक देश कैसे बना, राइट, वो कैसे बना और इसके पीछे क्या क्या रीज़न है वो हमें बताना है। सो a nation state is a political unit where a clear geographical territory coincides एकजुट with a shared national identity, और एक नेशनल आइडेंटिटी बनाते हैं। यानी सारे जो है जोग्राफिकल टेरिटरी आपस में कोइंसाइड जुड़ के एक नेशनल आइडेंटिटी बनाते हैं। सो the emergence of India as a modern nation state was a complex process shaped by colonial rule and the anti-colonial movement। जो हमारे जो कॉलोनियल रूल थे और एंटी कॉलोनियल मूवमेंट थे, यानी जो भी मूवमेंट हो रहा था, गाइस मैं आपको एक बात बताऊं, जो भी पहले जो है ना इंडिया में बहुत ही ज़्यादा धर्म के प्रति फाइटिंग होती थी, ये सब होती थी, पर जो अंग्रेज़ों का जो राज था वो सब के प्रति जो है ना बहुत ही ज़्यादा कठोर एक रूप से हो रहा था। तो सारे धर्म के प्रति अत्याचार हो रहा है तो सब एकजुट ही होंगे, राइट। तो उसी को नेशन स्टेट इस प्रकार वो बने, और एंटी कॉलोनियल अंग्रेज़ों का भगाने का मूवमेंट सब ने एक साथ लड़ा। सो इसमें ये बता रहे हैं, राइट। सो फैक्टर्स क्या क्या हैं वो एक बार हम डिस्कस कर लेते हैं। फैक्टर्स दैट लेड द इंडियन नेशन स्टेट, राइट। सो एंटी कॉलोनियल स्ट्रगल, यानी एक बात बताऊंगा, जो एंटी कॉलोनियल स्ट्रगल, जो कॉलोनियलिज्म था, जो राज हो रहा था वो तो पूरे इंडिया पे हो रहा था, हर धर्म हर जाति के प्रति। तो इसीलिए सबकी प्रॉब्लम सेम थी, इसलिए सब एक साथ आ गए। सो इसलिए इंडियन नेशन स्टेट वो बना। दूसरा पॉइंट है पॉलिटिकल एंड लीगल इंटीग्रेशन। जो पॉलिटिकल और लीगल इंटीग्रेशन जो करते थे ना जो भी कॉलोनियलिज्म थे, यानी आज़ादी से पहले जो है ना इंडिया एक नहीं था, राइट। पर कुछ एरिया जो है डायरेक्टली ब्रिटिश के अंदर थे, जैसे बहुत सारे एरिया थे जो ब्रिटिश के अंदर थे। एक बार रीड कर लेते हैं। Before independence, India was divided into British provinces and over 567 separate princely states. Leaders like Sardar Vallabhbhai Patel integrated these princely states into the Indian Union, creating a unified political map। यानी
कुछ एरिया जो थे वो डायरेक्टली ब्रिटिश के अंदर थे, और जो 560 से ज़्यादा 560 से ज़्यादा जो रियासतें थे, राइट, सेपरेट प्रिंसली स्टेट्स, जो रियासतें थे वो अलग अलग राजाओं के कंट्रोल में थी, राइट। इसलिए पॉलिटिकल और लीगल इंटीग्रेशन बहुत ज़्यादा होता था। सो नेक्स्ट है द लीगल कॉन्स्टिट्यूशन। सो adopting a democratic constitution in 1950 formally formalized the nation state. It gave universal voting rights, standard laws, and equal citizenship status to everyone regardless of birth status. यानी जो चाहे कोई अमीर हो या गरीब, सबके राइट सेम थे, राइट। और जो था यही जो ये सबके राइट सेम थे 1950 फॉर्मलाइज के बाद। सो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का भी एक यहाँ पे रोल आया था। सो अब बढ़ते हैं हम अपने फिफ्थ क्वेश्चन पे। सो डिस्कस द रेलेवेंस ऑफ स्ट्रक्चरल एंड कल्चरल पर्सपेक्टिव टू अंडरस्टैंड इंडियन सोसाइटी। जो इंडियन सोसाइटी के थे, जो हमें जो इंडियन सोसाइटी के बारे में समझना है, किस वे में, स्ट्रक्चरल और कल्चरल पर्सपेक्टिव के व्यू में, राइट। तो चलिए समझते हैं। सोशोलॉजिस्ट यूज डिफरेंट लेंसेज टू स्टडी इंडियन सोसाइटीज़। जो सोशियोलॉजिस्ट थे वो बहुत तरीके के डिफरेंट लेंसेज यूज़ किए इंडियन सोसाइटी को स्टडी करने के लिए। तो दो तरीके से स्टडी करते थे मेनली, स्ट्रक्चरल और कल्चरल पर्सपेक्टिव से। जो यही टू फंडामेंटल अप्रोच थे उनका समझने के लिए इंडियन सोसाइटी को। सो सबसे पहला आता है द स्ट्रक्चरल पर्सपेक्टिव। सो सबसे पहले इधर से समझते हैं। The approach looks at the physical organized networks। यानी स्ट्रक्चरल पर्सपेक्टिव क्या था, वहाँ पे फिजिकली और प्रॉपर ऑर्गेनाइज्ड नेटवर्क होना चाहिए, राइट, एंड इंस्टीट्यूशंस ऑफ सोसाइटी। इट स्टडीज़ हाउ ग्रुप्स आर डिवाइडेड। ये स्टडी करता है कि ग्रुप कैसे डिवाइडेड है, एंड पावर ऑफ प्रॉपर्टी फ्लोज। प्रॉपर्टी फ्लोज का क्या क्या पावर है। टू अंडरस्टैंड इंडिया स्ट्रक्चरली, हमें अगर इंडिया को स्ट्रक्चरली समझना है, सो उनके तो जो सोशलिस्ट क्या एनालाइज करते थे, उनके कास्ट हायरार्की को, उनके डिवीज़न ऑफ लेबर अक्रॉस क्लासेस को, और उनके जॉइंट फैमिली नेटवर्क्स को, और उनके विलेज लेआउट्स को, जिससे उनको क्या मदद मिलती थी, उनको एक्सटर्नल रूल्स दैट कंट्रोल ह्यूमन बिहेवियर। यानी जो ह्यूमन बिहेवियर को है उसको कैसे कंट्रोल किया जा सके, ये स्टडी करता है, राइट। सो अब हम आगे बढ़ते हैं। सो नेक्स्ट है कल्चरल पर्सपेक्टिव। सो द कल्चरल पर्सपेक्टिव। तो सबसे पहले दिस अप्रोच फोकसेस ऑन इंटरनल वैल्यूज, आइडियाज, रिलीजन्स, बिलीव्स, लैंग्वेज एंड सिम्बल्स दैट गाइड ह्यूमन लिव्स। यानी ये अप्रोच जो है लोगों की सोच, लोगों की वैल्यू, लोगों की बिलीफ, लोगों की भाषा, उनके कल्चर पर फोकस करता है। मतलब लोग क्या सोचते हैं और किस बात को मानते हैं। नेक्स्ट है to understand India culturally, scholars study sacred script, traditional folk lore, ideas of purity and pollution and local festivals. So इंडिया को जो इंडिया को कल्चरल वे में समझने के लिए स्कॉलर जो है धार्मिक ग्रंथ, लोक कथाएं, शुद्ध अशुद्ध की सोच और फेस्टिवल्स का स्टडी करते हैं, राइट। सो रेलेवेंस क्या है दोनों का, अगर हम कंपैरिजन करें, बोथ पर्सपेक्टिव आर हाईली रेलेवेंट एंड मस्ट बी यूज्ड टुगेदर। दैट मीन्स दोनों पर्सपेक्टिव जो है बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और इन्हें साथ में यूज़ करना चाहिए, राइट। फॉर एग्जाम्पल द कास्ट सिस्टम कैन नॉट बी अंडरस्टूड प्योरली as an economic class structure. It is driven by cultural beliefs about ritual purity. Using both approaches gives a complete realistic picture ऑफ द सोसाइटी। यानी सोसाइटी का पिक्चर दिखाते हैं। यानी जैसे कास्ट सिस्टम को सिर्फ पैसा या क्लास देखकर नहीं समझा जा सकता, राइट। इसके पीछे रिलीजियस, उनके धर्म और कल्चरल बिलीव्स भी होते हैं, और दोनों अप्रोचेस को साथ में यूज़ करने से इंडियन सोसाइटी की पूरी और सही पिक्चर समझ में आती है, राइट। सो इसका कंक्लूजन क्या निकलता है, जो स्ट्रक्चरल पर्सपेक्टिव सोसाइटी की जो बनावट है वो ये जो स्ट्रक्चरल पर्सपेक्टिव सोसाइटी की बनावट को समझाता है, जबकि कल्चरल पर्सपेक्टिव लोगों की सोच और बिलीव्स को समझाता है, राइट। इंडियन सोसाइटी को अच्छी तरह समझने के लिए दोनों पर्सपेक्टिव हमारे लिए ज़रूरी है, राइट।
सो यही था अपना फिफ्थ क्वेश्चन। अब हम बढ़ते हैं अपने सिक्स क्वेश्चन पे। सिक्स क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है, डिस्कस वेरियस अप्रोचेस टू स्टडी, डिस्कस वेरियस अप्रोचेस टू स्टडी ऑफ व्हाट, ऑफ इंडियन सिविलाइजेशन। यानी अब हमें इंडियन सिविलाइजेशन को स्टडी करने के लिए वेरियस अप्रोचेस क्या क्या हो सकते हैं। तो चलिए अब हम इसके बारे में स्टडी करते हैं। गाइस, इंडियन सिविलाइजेशन का मतलब होता है जो हमारे जो भारतीय सभ्यता जो था, राइट, उसको जो हमारे इंडियन सिविलाइजेशन जो भारतीय सभ्यता है उसको समझने के लिए हमें कौन कौन से अप्रोच यूज़ किए जाते हैं, यूज़ किए जा सकते हैं, वो हमें इसमें बताना है, राइट। सो सबसे पहले बढ़ते हैं। इंडियन सिविलाइजेशन इज एंसाइंट वास्ट हाईली कॉम्प्लेक्स। जो हमारी जो इंडियन सिविलाइजेशन है बहुत ही पुरानी है और बहुत ही बड़ी है और बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लेक्स है, राइट। इसलिए इसे समझने के लिए अलग अलग मेथड्स की ज़रूरत पड़ती है। सो सबसे पहले यहाँ बढ़ते हैं। यस, over the years, scholars have developed distinct theoretical approach to study history and to study its history and social life। यानी समय के साथ जो स्कॉलर्स थे, राइट, उन्होंने जो है ना इंडियन सोसाइटी और उसकी हिस्ट्री को समझने के लिए अलग अलग अप्रोच डेवलप किए हैं। सो सारे अप्रोच हम एक बार डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहला आता है मेजर अप्रोच टू स्टडी इंडियन सिविलाइजेशन। तो सबसे पहला अप्रोच क्या है, इंडोलॉजिकल अप्रोच। सो ये क्या है एक बार समझते हैं, इंडोलॉजिकल अप्रोच। सो दिस अप्रोच स्टडीज सोसाइटी बाय रीडिंग एंसाइंट क्लासिक टेक्स्ट स्क्रिप्ट्स एंड एपिक्स। यानी इस अप्रोच में जो है ना पुरानी बुक्स और जो धार्मिक टेक्स्ट, धार्मिक ग्रंथ जो है उनको पढ़कर जो है ना सोसाइटी को समझा जाता है। जैसे वेद हो गए, उपनिषद हो गए, रामायण हो गए और महाभारत हो गए, राइट। सो आगे है like the Veds, Upanishad, Manusmriti. Scholars like G.S. Ghurye use the methods to understand the core values, rules and structures of Hindu social institutions। यानी जो जी.एस. घुरिये जैसे स्कॉलर्स थे उन्होंने क्या किया, हिंदू सोसाइटी और उसके इंस्टीट्यूशन को समझने के लिए इस मेथड का यूज़ किया था, राइट। सो अब नेक्स्ट पॉइंट है फील्ड व्यू, स्ट्रक्चरल फंक्शनल अप्रोच, राइट। सो ये क्या होता है एक बार करते हैं डिस्कस। दिस अप्रोच रिजेक्ट्स रिलाइंग ओनली ऑन बुक्स एंट्रीज। यानी ये जो अप्रोच था, ये अप्रोच कहता है कि सिर्फ बुक्स पढ़कर सोसाइटी को नहीं समझा जा सकता, राइट। इट रिक्वायर्स रिसर्चर्स टू कंडक्ट फर्स्ट हैंड फील्ड वर्क इन रियल विलेजेस। यानी जो रिसर्चर्स को गांव और लोगों के बीच जाकर रिसर्च करनी चाहिए, रियल में ऑब्जर्व करना चाहिए, राइट। Scholars like M.N. Srinivas and S.C. Dubey lived with villagers to observe how caste interactions, rituals, and agriculture partnership actually operate in daily life. So, uh, जो हमारे एम एन श्रीनिवास और एस सी दुबे जैसे स्कॉलर्स गांव में रहकर लोगों की ज़िंदगी को समझते थे, उन्होंने कास्ट रिचुअल और डेली लाइफ को डायरेक्टली देखा है, राइट। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट अप्रोच पे। नेक्स्ट अप्रोच क्या है, मार्क्सिस्ट अप्रोच championed by thinkers like A.R. Desai. This framework analyzes Indian civilization through economic classes like ownership patterns and historical conflicts between rich property owners and exploited poor laborers। यानी इसका मतलब ये है कि ये अप्रोच सोसाइटी को पैसा, ज़मीन और क्लास के बेसिस पर समझता है। कौन अमीर है, कौन गरीब है और किसके पास ज़्यादा रिसोर्सेस है, इसमें ये डिस्कस करता है। ये अमीर और गरीब के बीच होने वाले जो कॉन्फ्लिक्ट यानी झगड़े हैं और एक्सप्लॉइटेशन जो हो रहा है को स्टडी करने में इसको स्टडी करता है इनको, राइट। सो अब बढ़ते हैं हम अपने क्वेश्चन सेवन्थ में। सेवन्थ में क्या पूछ रहे हैं, डिस्कस द कॉन्सेप्ट्स ऑफ यूनिटी इन डाइवर्सिटी इन इंडियन सोसाइटी। यानी सो सेवन्थ क्वेश्चन का है एक्सप्लेन द कंसेप्ट ऑफ यूनिटी इन डाइवर्सिटी इन इंडियन सोसाइटी। मतलब इंडिया में जो है ना बेसिकली इतने सारे डिफरेंसेस है, ये सब होने के बावजूद भी लोग एकजुट कैसे हैं। इतने सारे धर्म है, इतने सारे कास्ट है, इतने सारे भाषाएं हैं, तब भी लोग एकजुट कैसे हैं। सो हमें ये एक्सप्लेन करना है, तो चलिए करते हैं। सो
द फ्रेज यूनिटी इन डाइवर्सिटी इज़ द डिफाइनिंग फीचर ऑफ इंडियन सोसाइटी, यानी यूनिटी इन डाइवर्सिटी इंडिया की जो है ना, इंडियन सोसाइटी की सबसे बड़ी पहचान है। मतलब लोग अलग अलग हैं फिर भी एक साथ रहते हैं। It means that while India shows extreme variation in terms of physical features, language, religions and customs, that means इंडिया में लैंग्वेज, रिलीजन, कल्चर और रीति रिवाज सब अलग अलग है। हर स्टेट की अपनी पहचान है। देर इज एन अंडरलाइंग इमोशनल एंड स्ट्रक्चरल यूनिटी दैट होल्ड्स द कंट्री टुगेदर एज वन। दैट मीन्स जो है इन जो है ना, देर इज एन अंडरलाइन इमोशनल और स्ट्रक्चरल यूनिटी दैट होल्ड द कंट्री टुगेदर एज वन। दैट मीन्स इन सब डिफरेंसेस के बावजूद भी जो है ना, एक ऐसी फीलिंग है, एक ऐसा इमोशनल अटैचमेंट है जो सबको जोड़ कर रखती है। सब खुद को इंडियन मानते हैं। वी आर इंडियंस, राइट। सो डायमेंशंस ऑफ डाइवर्सिटी क्या क्या हो सकते हैं, ये डिस्कस करते हैं। सो India is home to major global religion, Hinduism, Islam, Christianity, Sikhism, Buddhism, Jainism, hundreds of distinct spoken languages, multiple food habits and traditional dresses matching local climates. क्लाइमेट्स। सो ये तो डायमेंशन हो गए, क्या क्या डाइवर्सिटी है। अब बॉन्ड इनको यूनिटी कैसे बनाता है, इनको एक कैसे बनाता है, सो वो पढ़ते हैं। सो जोग्राफिकल आइडेंटिटी। सो जो है, द इंडियन सब कॉन्टिनेंट इज बाउंडेड क्लीनली बाय द हिमालयाज एंड ओशंस, फॉर्मिंग अ डिस्टिंक्ट नेचुरल टेरिटरी दैट हैज़ बीन रिकॉग्नाइज्ड एज अ सिंगल लैंड सिंस एंसाइंट टाइम। यानी पूरा भारत एक ही जोग्राफिकल एरिया का हिस्सा है। हिमालय और समुंदर भारत को एक नेचुरल बाउंड्री देते हैं। कल्चरल सिंथेसिस फॉर कंट्रीज डिफरेंट ग्रुप्स ट्रेडेड ट्रेवल्ड फॉर pilgrimages and intermingled. This created shared values, mutual respect for local uh, Syrians and a composite culture, Ganga Jamuni तहजीब। That means जो है, अलग अलग कल्चर एक दूसरे से मिलकर एक फिक्स्ड कल्चर बनाते हैं। इसी को गंगा जमुनी तहजीब भी कहते हैं, राइट। लास्ट है कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क। टुडे अ कॉमन लीगल बुक, वन पॉलिटिकल वोटिंग सिस्टम एंड शेयर्ड नेशनल गोल्स बाइंड ऑल डाइवर्स स्टेट्स इनटू अ सिंगल डेमोक्रेटिक नेशन। यानी सभी स्टेट्स के लिए एक ही कॉन्स्टिट्यूशन और एक ही वोटिंग सिस्टम है। ये देश को एकजुट रखता है। सो दैट मीन्स कंक्लूजन क्या निकलता है, ये समझिए। जो इंडिया में लैंग्वेज, रिलीजन और कल्चर की जो डाइवर्सिटी है, लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन नेशनल आइडेंटिटी और शेयर्ड वैल्यू सबको एक साथ जोड़ कर रखते हैं। इसलिए इंडिया को यूनिटी इन डाइवर्सिटी का बेस्ट एग्जाम्पल कहा जाता है, राइट। सो अब हम बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन एट्थ में। क्वेश्चन एट्थ में क्या पूछ रहा है, डिस्कस लिंग्विस्टिक डाइवर्सिटी इन इंडिया। जो इंडिया में जो लिंग्विस्टिक डाइवर्सिटी है, दैट मीन्स इंडिया में जो भाषाओं का जो है ना, अलग अलग जगह अलग अलग भाषाओं के जाते हैं, भाषाई विविधता, राइट। उसको हमें समझाना है। यानी इंडिया में इतनी सारी भाषाएं हैं, उनको कैसे और किस रूप में मिलती हैं, राइट। सो हमें इसके बारे में बताना है। सो इंडिया इज़ वन ऑफ द मोस्ट लिंग्विस्टिकली डाइवर्स रीजन्स इन द वर्ल्ड। यानी इंडिया दुनिया का सबसे ज़्यादा लैंग्वेज डाइवर्स कंट्रीज़ में से एक है। यहाँ बहुत सारी जो है भाषाएं बोली जाती हैं, राइट। Language is not just a tool for taking, it carries local history, community, literature and cultural pride. जो लैंग्वेज जो है ना, लैंग्वेज सिर्फ बात करने का मीडियम नहीं है। इसमें जो है ना, इंडिया में आपने नोटिस किया होगा बहुत बार, लोगों की हिस्ट्री, कल्चर और पहचान भी उससे जुड़ी होती है, उनके लैंग्वेज से। सो की फीचर्स ऑफ लिंग्विस्टिक डाइवर्सिटी, क्या क्या फीचर्स हैं वो हम पढ़ते हैं। फोर मेजर लैंग्वेज फैमिलीज है। इंडो इंडो आर्यन फैमिली, स्पोकन बाय अराउंड 78% ऑफ द पॉपुलेशन, मोस्टली इन नॉर्थ एंड सेंट्रल इंडिया। हिंदी, बंगाली, पंजाबी, मराठी, गुजराती। सो जो इंडो आर्यन फैमिली जो है ना, ये इंडिया का सबसे बड़ा लैंग्वेज ग्रुप है, राइट। जो हिंदी, बंगाली, पंजाबी, मराठी, गुजराती इसी फैमिली के लैंग्वेजेस हैं, राइट। सेकंड है द्रविडियन फैमिली, स्पोकन बाय अबाउट 20% ऑफ द पॉपुलेशन, प्राइमरली इन साउथ इंडिया, तमिल, तेलुगु, कन्नड़ एंड मलयालम। सो द्रविडियन फैमिली जो है, ये मेनली साउथ इंडिया में बोली जाती है। तमिल, तेलुगु, कन्नड़ और मलयालम इसके एग्जाम्पल्स हैं। सो ऑस्ट्रो एशियाटिक फैमिली, स्पोकन मेनली बाय ट्राइबल ग्रुप्स इन इंडिया। इस एग्जाम्पल इसका है संथाली, मुंदरी, राइट। सो
एस्ट्रो एशियाटिक फैमिली ये लैंग्वेज जो है ना अधिकतर जो है ना ट्राइबल कम्युनिटीज़ बोलती है, झारखंड, उड़ीसा और छत्तीसगढ़ के कुछ ट्राइबल ग्रुप्स में इसमें बोला जाता है। तिबेतो बुर्मन फैमिली 4th नंबर पे, स्पोकन बाय हिल ट्राइब्स इन द नॉर्थ ईस्ट। जो ये लैंग्वेजेस जो है ना नॉर्थ ईस्ट इंडिया में ज़्यादा बोली जाती है। असम, नागालैंड, मणिपुर, अरुणाचल प्रदेश के कई ग्रुप्स इन्हें बोलते हैं, राइट। सो कंक्लूजन क्या है इस चैप्टर का, ये भी आप रीड कर लेना। बायलिंग्विस्टिक लोग रहते हैं, ऑफिशियल रिकॉग्निशन इन्हें मिला गया है। सो कंक्लूजन क्या है, इंडिया में बहुत सारी लैंग्वेज फैमिलीज है और हंड्रेड्स ऑफ लैंग्वेजेस मिलती हैं। ये लिंग्विस्टिक डाइवर्सिटी इंडिया की कल्चरल रिचनेस और यूनिकनेस को दिखाता है, राइट। सो अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नाइन्थ में। क्वेश्चन नाइन्थ में हमसे पूछ रहा है, सो क्वेश्चन 9 में हमसे पूछ रहा है, हाउ डिड लैंग्वेज बिकम दी बेसिस रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टेट्स इन इंडिया। यानी इंडिया में स्टेट्स को लैंग्वेज के बेसिस पर क्यों और कैसे बनाया गया, राइट। सिंपल वर्ड्स में, आज़ादी के बाद राज्यों की बाउंड्रीज लैंग्वेज के हिसाब से कैसे बदली गई। सो ये हमसे पूछ रहा है, सो हमें ये बताना है। तो चलिए शुरू करते हैं। When India became independent, the provincial the provincial boundaries were chaotic because the British had carved out regions based on war, conquest, and administrative convenience, mixing different language groups, single headers, right? So, डिस्कस करते हैं इसके बारे में। सो अ, जब इंडिया जो है ना गाइस, मैं आपको एक बात बताऊँ, जब इंडिया आज़ाद हुआ तब स्टेट्स की बाउंड्री ठीक से नहीं बनी हुई थी, राइट। ब्रिटिश ने अपनी सुविधा के हिसाब से स्टेट्स बनाए थे, राइट। और ब्रिटिश ने अलग अलग लैंग्वेज बोलने वाले लोगों को एक ही स्टेट में रख दिया। इससे इससे जो है ना लोगों को दिक्कत होती थी, राइट। सो द प्रोसेस ऑफ लिंग्विस्टिक रीऑर्गेनाइजेशन कैसे हुआ, एक बार हम इसको भी डिस्कस कर लेते हैं। सो सबसे पहला है अपना पब्लिक डिमांड। पीपल वांटेड एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क एंड स्कूल्स टू ऑपरेट इन देयर ओन मदर टंग्स। कीपिंग डाइवर्स ग्रुप्स टुगेदर कॉज्ड पॉलिटिकल फ्रिक्शन। दैट मीन्स लोग चाहते थे कि गवर्नमेंट का काम और पढ़ाई उनकी लैंग्वेज में हो। इस वजह से लैंग्वेज बेस्ड स्टेट्स की डिमांड बढ़ने लगी, राइट। सो आगे बढ़ते हैं। They spark Poti Sri Ramulu, right? In the early 1950s, a massive agitation broke out in the Telugu-speaking region of the Madras state. Activist Poti Sri Ramulu went on a hunger strike and died after 56 days. This triggered public protests, forcing the government to create Andhra state in 1953 as the first linguistic state. That means जो है लैंग्वेज बेस्ड स्टेट मूवमेंट को जो है ना सबसे ज़्यादा फोर्स पोटी श्री रामुलू ने दिया, राइट। सो बेसिकली क्या हुआ था इसमें, जो कि उन्होंने जो है ना तेलुगु बोलने वाले लोगों के लिए अलग स्टेट की डिमांड पर भूख हड़ताल की, राइट। उनकी उनकी डेथ के बाद गवर्नमेंट ने 1953 में आंध्र स्टेट बनाया। ये इंडिया का पहला लिंग्विस्टिक स्टेट था, राइट। सो आगे बढ़ते हैं। States Reorganization Commission (SRC) 1955. The government set up the SRC to look into the matter systematically. Based on its report, the Parliament passed the States Reorganization Act in 1956. This act redrew India's map, creating states based on shared language like corporate lines for Marathi speakers in Maharashtra, Kannada speakers in Karnataka. This step strengthened India democracy by respecting regional identities. सो गाइस इसका मतलब क्या है, जो है ना गवर्नमेंट ने 1955 1955 में एसआरसी बनाया ताकि स्टेट्स के लैंग्वेज के बेसिस पर दोबारा ऑर्गेनाइज किया जा सके। 1956 के एक्ट के बाद जो है इंडिया का मैप बदला गया। मराठी स्पीकर्स के लिए महाराष्ट्र, कन्नड़ा स्पीकर्स के लिए कर्नाटका जैसे स्टेट्स बने, राइट। और इससे क्या हुआ, जो इससे डेमोक्रेसी और स्ट्रॉन्ग हुई और जो है दिस दिस स्टेप स्ट्रेंथेड इंडियन डेमोक्रेसी बाय रिप्रेजेंटिंग रीजनल आइडेंटिटीज़। मतलब इससे डेमोक्रेसी और भी स्ट्रॉन्ग हुई, क्योंकि लोगों ने लैंग्वेज और आइडेंटिटी का रिस्पेक्ट हुआ, क्योंकि लैंग्वेज और आइडेंटिटी का रिस्पेक्ट होने की वजह से इसमें जो है ना इकोनॉमी और डेमोक्रेसी और भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हुई। सो कंक्लूजन क्या बनता है इसका, कि लैंग्वेज बेस्ड रीऑर्गेनाइजेशन ने लोगों को अपनी लैंग्वेज में एडमिनिस्ट्रेशन और एजुकेशन दी। इससे रीजनल आइडेंटिटी को रिस्पेक्ट मिला और इंडियन डेमोक्रेसी मजबूत हुई, राइट। अब बढ़ते हैं हम आगे।
क्वेश्चन 10 में है, डिस्कस द डायमेंशंस ऑफ प्लूरैलिटी इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। यानी जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डाइवर्सिटी और डिफरेंट ग्रुप्स को कैसे प्रोटेक्ट करता है, मतलब जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया है, कॉन्स्टिट्यूशन इंडिया की डाइवर्सिटी को कैसे रिस्पेक्ट करता है, राइट। डिस्कस द डायमेंशंस ऑफ प्लूरैलिटी इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। सो plurality means accepting and respecting the coexistence of multiple diverse groups within one single political nation, right. So मतलब प्लूरैलिटी का मतलब है अलग अलग ग्रुप्स को एक्सेप्ट करना और उनका रिस्पेक्ट करना। सब लोग अलग हैं फिर भी सबको बराबर माना जाता है, राइट। और दिस इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन वॉज केयरली डिजाइन टू प्रोटेक्ट हिज प्लूरैलिटी फ्रॉम मेजोरिटेरियन फोर्स। मतलब जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इस डाइवर्सिटी को प्रोटेक्ट करने के लिए बनाया गया है। ये जो डाइवर्सिटी जो भी है इसको प्रोटेक्ट करने के लिए बनाया गया है। किसी एक ग्रुप को ज़्यादा इम्पोर्टेंस नहीं दी जाएगी, राइट। सबको बराबर इम्पोर्टेंस दी जाएगी। सो कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस ऑफ फॉर प्लैरिटी क्या है, सेक्युलर स्टेट पैटर्न, यानी स्टेट पैटर्न जो है वो सेक्युलर है, राइट। सो जो है ना, इंडिया एक सेकुलर कंट्री है। सरकार किसी एक रिलीजन को अपना ऑफिशियल रीजन नहीं मानती। माइनॉरिटी राइट्स प्रोटेक्शन, मतलब इसका क्या है, जो कॉन्स्टिट्यूशन माइनॉरिटीज़ के जो राइट्स है, राइट, उनको प्रोटेक्ट करता है। छोटे ग्रुप्स के लैंग्वेज और कल्चर को बचाने का अधिकार दिया गया है, राइट। और जो है, जो आर्टिकल 29 और 30 में जो है, माइनॉरिटीज़ को अपनी लैंग्वेज, कल्चर और एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स को चलाने का पूरा अधिकार देते हैं। सो फेडरल स्ट्रक्चर पढ़ते हैं। फेडरल स्ट्रक्चर में बेसिकली क्या होता है गाइज, जो इंडिया में पावर सेंटर और स्टेट्स के बीच जो बांटी गई है, जो भी पावर जो भी बांटी गई है, स्टेट्स को भी काफ़ी पावर्स दी गई है उसमें, राइट। इससे क्या होता है, इससे हर स्टेट अपनी लैंग्वेज, कल्चर और आइडेंटिटी को मेंटेन कर सकता है। अब बढ़ते हैं अपने 11th क्वेश्चन पे। सो क्वेश्चन 11, एक्सप्लेन द फीचर्स ऑफ कास्ट सिस्टम इन इंडिया। यानी इंडिया में जो भी कास्ट सिस्टम, जो भी जाति सिस्टम जो चलता है, उनके हमें फीचर्स बताना है, उसके हमें विशेषताएं बताना है, राइट। तो चलिए, द कास्ट सिस्टम इज़ अ यूनिक हियरार्किकल सोसाइटी, हियरार्किकल सोशल इंस्टीट्यूशन फाउंड इन इंडियन सोसाइटी। बेसिकली जो कास्ट सिस्टम जो है ना, एक बहुत ही ज़्यादा यूनिक, अनोखा, राइट, अनोखा हियरार्किकल मतलब जो चीज़ रिदम में चले, कंटिन्यूसली जो सीधा चले, ठीक है, दैट इज़ कॉल्ड हियरार्किकल सोशल इंस्टीट्यूशन फाउंड इन इंडियन सोसाइटी। इंडियन सोसाइटी में बहुत ही ज़्यादा कॉमन है ये सब चीज़ मिलना, राइट। सो स्पेशली विद इन हिंदुज़म, दो इट हैज़ इन्फ्लुएंस्ड अदर रिलीजन्स एज वेल। बेसिकली स्पेशली ज़्यादातर हिंदू में और बाकी रिलीजन्स में भी इन्फ्लुएंस करता है। फ्रेंच स्कॉलर लुइस डुमोंट, जो फ्रेंच स्कॉलर था लुइस डुमोंट, एंड इंडियन स्कॉलोजिस्ट हैव ट्रेस्ड अ इनके, और ये दोनों ने जो है ना कोर फीचर्स ट्रेस किया था। कोर फीचर क्या क्या है कास्ट सिस्टम के, वो डिस्कस करते हैं। सो सेगमेंटल डिवीजन ऑफ सोसाइटी, सोसाइटी के सेगमेंटल डिवीजन, राइट। अ पर्सनस कास्ट आइडेंटिटी इज डिसाइडेड स्ट्रिक्टली बाय बर्थ। यानी जन्म लेने के बाद वो डिसाइड नहीं करता, इट इज़ ऑलरेडी डिसाइड आफ्टर द बर्थ, राइट। before the birth is already decided by their parents, right, and cannot be changed during their lifetime, और वो लाइफ टाइम में कभी चेंज नहीं कर सकते। दैट्स कॉल्ड कास्ट सिस्टम। सोसाइटी इज स्प्लिट इनटू सेपरेट हेरिडिटरी कंपार्टमेंट्स। ये बहुत ही ज़्यादा हेरिडिटरी कंपार्टमेंट से स्प्लिट किया हुआ है। हियरार्किकल ऑर्डरिंग, यानी एक रिदम में ऑर्डरिंग चलते रहेगा। वो कास्ट आर प्लेस्ड ऑन ए क्लियर लैडर रंग बेस्ड ऑन ट्रेडिशनल नेशंस ऑफ रिचुअल, purity and pollution. Brahmins sit at the top of this ritual ladder while untouchable Dalits were pushed to the एब्सोल्यूट बॉटम। सो बॉटम बेसिकली जो ब्राह्मण्स रहते हैं उनको टॉप रिचुअल लैडर में डालते जाते हैं, और जो अनटचेबल, जो दलित जाति के लोग थे, उनको नीचे भेज दिया जाता। जैसे जो हमारे बी आर अम्बेडकर जी थे, बी आर अम्बेडकर, उनके ऊपर एक टैग लगा दिया था गया था अनटचेबिलिटी। वो छोटे जात के लोग हैं, अगर उनको टच भी कर दोगे तो जो है ना, आप अछूत हो जाओगे, आपको शुद्धिकरण कराना पड़ेगा। इसीलिए बी आर अम्बेडकर ने इतना ज़्यादा स्ट्रगल किया, इतना ज़्यादा स्ट्रगल किया, पर उन्होंने कभी हार नहीं माना। तो उसी बेस पे उन्होंने संविधान लिखा, इन्हीं सब चीज़ों पे। सो वाइल अनटचेबल दलित्स वर, जो छोटे जाति के लोग थे उनको नीचे दबा दिया जाता था, जैसे हमारे बी आर अम्बेडकर जी को, राइट। सो
रिस्ट्रिक्शंस ऑन फूड शेयरिंग में उनका खाना जो है छुआछूत ये माना करते थे। स्ट्रिक्टली ट्रेडिशनल रूल्स डिसाइडेड व्हाट काइंड ऑफ फूड और वाटर यू कैन एक्सेप्ट फ्रॉम विच कास्ट ग्रुप। क्लीन कास्ट डू नॉट एक्सेप्ट कुक्ड मील्स फ्रॉम लोअर कास्ट, यानी जो क्लीन कास्ट के लोग थे वो लोअर कास्ट का फूड एक्सेप्ट नहीं करते थे। एंडोगेमी रूल, दिस इज द मोस्ट क्रूशियल ऑपरेशनल फीचर्स, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट और ऑपरेशनल फीचर था। अ पर्सन मस्ट मैरी अ पार्टनर फ्रॉम विद इन देयर ओन कास्ट ग्रुप, ब्रेकिंग दिस रूल फेसेस सीवर फैमिली बैकलैश, यानी जो जिस कास्ट का होगा उसे उसी कास्ट के लड़की या लड़के से शादी करनी पड़ेगी। फिक्स ट्रेडिशनल ऑक्यूपेशंस, उनका ऑक्यूपेशन फिक्स था, राइट। हिस्टोरिकली एवरी कास्ट वॉज टाइड टू अ स्पेसिफिक मैनुअल ट्रेड लाइक कारपेंट्री, ब्लैक स्मिथिंग, लेदर वर्क और प्रीस्टली टास्क, यानी जो हर टास्क जो थे वो बिल्कुल फिक्स्ड ऑक्यूपेशन फॉलो करते थे। वो हिस्टोरिकली रूप से कास्ट बेस्ड टाइड स्पेसिफिक मैनुअल ट्रेड को फॉलो करते थे, कारपेंट्री, ब्लैक स्मिथिंग, लेदर वर्क, यानी जो जिस कास्ट का था वो उसी कास्ट के ऑक्यूपेशन को फॉलो करते थे। सो आई होप गाइज टिल यट यू ऑल अंडरस्टूड। अब बढ़ते हैं हम अपने ट्वेल्थ क्वेश्चन में। ट्वेल्थ क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है, एक्सप्लेन द रिलेशनशिप बिटवीन कास्ट एंड क्लास इन इंडियन सोसाइटी। हमें कास्ट, जाति और क्लास इन इंडिया सोसाइटी की क्या क्लास है, इन दोनों के बीच में रिलेशनशिप बताना है और एक्सप्लेन करना है। तो चलिए आंसर डिस्कस करते हैं। सो कास्ट एंड क्लास आर टू सेपरेट सिस्टम। कास्ट अलग है, क्लास डिफरेंट है, राइट। डिफरेंट फ्रॉम सेपरेट सिस्टम्स ऑफ सोशल स्ट्रेटिफिकेशन, बट दे आर डीपली इंटरवाइंड इन द रियलिटी ऑफ इंडियन सोसाइटी। क्या क्या डिस्टिंक्शंस और ओवरलैप्स है वो डिस्कस करते हैं। क्लोज्ड वर्सेस ओपन सिस्टम। कास्ट इज़ ए क्लोज सिस्टम, कास्ट एक क्लोज सिस्टम है। क्यों? योर आइडेंटिटी इज़ फिक्स्ड, आपकी आइडेंटिटी फिक्स होगी, आप चेंज नहीं कर सकते। योर कास्ट बाय अर्निंग मोर मनी, यू कैन नॉट चेंज योर कास्ट बाय अर्निंग मोर मनी, आप जितने पैसे कमा लो बट यू कांट चेंज योर कास्ट। क्लास इज़ एन ओपन सिस्टम, क्लास एक ओपन सिस्टम है बेस्ड ऑन वेल्थ, ये वेल्थ पे डिपेंड करता है, एजुकेशन, इनकम, वेयर इंडिविजुअल कैन मूव अप और डाउन बेस्ड ऑन देयर फाइनेंशियल लक। सो बेसिकली गाइस पता है, जो जाति जो है ना, जाति ये आपके पैदा होने के बाद ही जो है ना, होने के बाद ही जो है ना आपका कास्ट ऑलरेडी डिसाइड हो जाएगा। और क्लास क्या होता है, दैट इज़ मिडिल क्लास, लोअर क्लास, इट इज़ ऑल अबाउट मनी, यानी पैसे से, एजुकेशन से, इनकम से, वेल्थ से, इन सब से डिसाइड होगा कि आप क्या, कौन सी क्लास है आपकी, राइट। ट्रेडिशनल ओवरलैप, historically there was a perfect overlap between caste and class. High ritual caste like Brahmins or Kshatriyas owned all the agricultural land wealth, acting as the upper class. Lower castes were landless agricultural laborers, acting as the poor working क्लास। सो ट्रेडिशनल ओवर यानी जो है ना, एक अपर क्लास, लोअर क्लास, इन सब पे डिवाइड कर दिया जाता था और उनको उन्हीं के हिसाब से काम किया जाता है। एग्रीकल्चरल लेबर्स एक्टिंग एज द पुअर वर्किंग क्लास, राइट। सो मॉडर्न चेंजेस क्या हुआ दोनों में टुडे, इंडस्ट्रियलाइजेशन की वजह से जो अर्बन जॉब्स है, इंडस्ट्रियलाइजेशन, अर्बन जॉब्स एंड स्टेट रिजर्वेशन पॉलिसीज, दिस परफेक्ट ओवरलैप इज ब्रेकिंग डाउन। वी कैन फाइंड रिच इंडिविजुअल्स अमंग बैकवर्ड कास्ट। अब जो है ना, हम छोटी जात के लोग को भी जो है ना अमीर, अब वो अमीर बन सकते हैं, राइट। रिच इंडिविजुअल हम फाइंड कर सकते हैं। पुअर फैमिलीज अमंग हाई रैंकिंग ट्रेडिशनल कास्ट, यानी अब जो है, अब सब में बराबरी हो गई, यानी जो जिसके लायक है उसे वहाँ पे कर दिया जा रहा है, राइट। जैसे यानी जो पुराने टाइम पे जो ऊंची जाति के लोग थे वही अमीर हुआ करते थे ज़्यादा, पर अब यहाँ पे टोटली अपोजिट है ज़्यादातर केसेस में। नॉट मोर देन केसेस, बट येस डेफिनेट अमाउंट में हमें मिल जाता है। यानी जो छोटी जात के लोग के होंगे वो आपको अमीर भी दिखेंगे, गरीब भी दिखेंगे। जो अमीर जात के लोग हैं वो आप जो बड़ी जात के लोग हैं वो आपको अमीर भी दिखेंगे, गरीब भी दिखेंगे। हाउएवर द मेजॉरिटी of landless laborers in India still belong to lower caste groups, यानी मोस्ट ऑफ द लैंडलेस लेबर जो है लोअर कास्ट ग्रुप में आपको मिल जाएंगे। क्वेश्चन 13 में क्या पूछ रहा है, क्रिटिकली एग्जामिन द रोल ऑफ सोशल मोबिलिटी इन कास्ट सिस्टम। जो कास्ट सिस्टम में जो मोबिलिटी होता है, राइट, उसको हमें क्रिटिकली एग्जामिन करना है, ऑफ द रोल ऑफ सोशल मोबिलिटी इन कास्ट सिस्टम। सो इसका आंसर को रीड करते हैं। सोशल मोबिलिटी मीन्स एन इंडिविजुअल और ग्रुप चेंजिंग देयर सोशल पोजीशन और रैंक ओवर टाइम। सोशल मोबिलिटी का मतलब क्या होता है, एक इंडिविजुअल या ग्रुप जो है चेंज कर रहा है अपना सोशल पोजीशन और रैंक समय के साथ। अर्ली वेस्टर्न राइटर्स फॉल्सली क्लेम्ड दैट द इंडियन कास्ट सिस्टम वाज कम्प्लीटली फ्रोजन एंड अलाउड जीरो मोबिलिटी, यानी जो वेस्टर्न राइटर्स है उन्होंने फॉल्सली क्लेम क्या किया, ये क्लेम किया जो इंडियन कास्ट सिस्टम जो है वो कम्प्लीटली रुका हुआ है, फ्रोजन है और जीरो मोबिलिटी, यानी मोबिलिटी चेंजेस नहीं आती उसमें।
हाउ मोबिलिटी हैपन्स इन कास्ट, कास्ट में मोबिलिटी कैसे होता है। सबसे पहला आता है संस्कृतिजाइजेशन। सो ग्रुप मोबिलिटी, जो ग्रुप में मोबिलिटी होते हैं। सो सोशियोलॉजिस्ट एन श्रीनिवास प्रूव दैट लो कास्ट कैन क्लाइंब अप द लोकल हियरार्की, यानी एन श्रीनिवास ने क्या प्रूव किया, जो लो कास्ट जो है वो चढ़ सकते हैं लोकल हियरार्की में। अ लोअर कास्ट ग्रुप्स गिव्स अप ईटिंग मीट, जो लोअर लोअर कास्ट के लोग जो है ना वो गिफ्ट अप्स यानी छोड़ सकते हैं मीट ईट करना, ड्रिंकिंग ड्रिंकिंग अल्कोहल को स्टॉप कर देना, और वो अडेप्ट कर सकते हैं क्लीन हाई कास्ट कस्टम रिचुअल और नेम्स को। ओवर 2 और 3 जनरेशन द लोकल विलेज कम्युनिटी स्टार्ट्स एक्सेप्टिंग देम एट ए स्लाइटली हायर रैंक। 2-3 का जनरेशन के बाद जो लोकल विलेज की कम्युनिटी है उन्हें एक्सेप्ट करना और बहुत ही हाई रैंक पे करना चालू कर दिया। दिस इज़ कल्चरल मोबिलिटी बट इट डज़ नॉट चेंज द स्ट्रक्चरल कास्ट सिस्टम। ये कल्चरल मोबिलिटी है बट जो है ना ये स्ट्रक्चरल कास्ट सिस्टम को इट कैन नॉट बी चेंज। मॉडर्न एवेन्यूज ऑफ मोबिलिटी, मोबिलिटीज़ के मॉडल एवेन्यूज़ ये हम डिस्कस करते हैं। टुडे democratic politics, migration to anonymous cities, formal university education, and corporate jobs allows individuals to escape their traditional village caste occupation and achieve higher class status based on personal merit। यानी जो आज के ज़माने में जो डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स है, लोकतांत्रिक राजनीति है, राइट, वो जो है ना माइग्रेशन टू अनोनिमस सिटीज़, जो लोग सब जो है माइग्रेट करते हैं अलग अलग शहरों में, फॉर्मल यूनिवर्सिटी एजुकेशन में, कॉर्पोरेट जॉब में अलाउ करते हैं इंडिविजुअल को टू एस्केप देयर ट्रेडिशनल, और वो अपने जो ट्रेडिशनल विलेज कास्ट ऑक्यूपेशन जो है उससे जो है अचीव हायर क्लास स्टेटस बेस्ड ऑन पर्सनल मेरिट, यानी जो उनके अंदर की पर्सनल जो क्षमताएँ हैं उससे वो हायर क्लास वो अचीव कर सकें। इसी के साथ अपना 13 क्वेश्चन होता है कंप्लीट। अब हम बढ़ते हैं अपने 14th क्वेश्चन में। 14th क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है, एक्सप्लेन द मेजर डायमेंशंस या फीचर्स ऑफ साउथ इंडियन किनशिप सिस्टम। यानी हमें जो है ना साउथ इंडियन किनशिप सिस्टम का जो है ना फीचर्स बताना है, राइट, इनकी विशेषताएं बताना है। किनशिप किनशिप मतलब रिश्तेदारी, जो भी फैमिली में जो रिश्तेदारी रहता है, जो भी कुटुंब टाइप से बोले तो परिवार, दैट इज किनशिप। सो यस, आंसर रीड करते हैं। The kinship and family tie networks of South India Dravidian system differs completely from the descriptive kinship rules followed in North India. That means जो नॉर्थ इंडिया के लोग हैं और साउथ इंडिया के जो लोग हैं, इन दोनों के फैमिली जो है ना बहुत ज़्यादा अंतर है, राइट, डिफर्स अंतर completely from the descriptive kinship rules followed in North India. एंथ्रोपोलॉजिस्ट इरावती कार्वे हैज़ हाईलाइटेड इट्स की डायमेंशन। आप नाम याद कर सकते हो, इरावती कार्वे ने जो है हाईलाइट की डायमेंशंस उन्होंने हाईलाइट किया है। तो चलिए बढ़ते हैं। सो कोर फीचर्स ऑफ साउथ इंडियन किनशिप क्या क्या है। सबसे पहला प्रिफरेंशियल कजिन मैरिज, यानी इसमें जो है ना प्रेफरेंस रहता है कि कज़न मैरिज जो कज़न मैरिज के बारे में इससे बताया जाता है। अनलाइक द नॉर्थ वेयर मैरिंग एनी कज़न इज़ बैंड एज इंसेस्ट, यानी किसी भी कज़न, जो हमारे जो ये नॉर्थ इंडिया में जो भी बिहार, यूपी, दिल्ली, इन सब चीज़ों में, हरियाणा, यहाँ पे जो है ना कज़न्स आपस में शादी नहीं कर सकते, राइट। साउथ इंडियन किनशिप एनकरेज मैरिज विथ क्लोज रिलेटिव्स, और साउथ इंडियन के जो फैमिली रहते हैं वो जो है ना क्लोज रिलेटिव से बिहार, दैट मीन्स शादी, दे कैन डू इट, वो कर सकते हैं। प्रेफरेंस इज़ गिवन टू क्रॉस कज़न, जो क्रॉस कज़न रहता है उन पे उनके पास जो है ना प्रेफरेंस रहता है। ऑफ मैरिजेस, मैरिंग योर फादर्स सिस्टर डॉटर, यानी आपकी पापा की जो बहन, दैट मीन्स आपकी बुआ की बेटी के साथ, या मदर्स ब्रदर डॉटर, यानी आपके मम्मी का जो भाई, जो मामा है, उनकी बेटी से शादी कर सकते हैं। एंड अंकल्स नीस मैरिजेस। नो स्ट्रिक्ट विलेज एक्सोगेमी, कुछ ज़्यादा स्ट्रिक्ट विलेज एक्सोगमी नहीं होता। मैरिज अलायंस, marriage alliances can safely happen within the same village or among close known family circles. The bride does not move to a completely aligned village. जो ब्राइड जो है ना completely aligned village में नहीं मूव कर सकते हैं। रेसिप्रोकल रिलेशनशिप लेवल्स, यानी उल्टा, since families exchange brides repeatedly across generation, there is no permanent high or low gap between the bride giver family and the bride receiver family.
बोथ मेंटेन इक्वल स्टैंडिंग। जो है ना जो ब्राइड देते हैं और जो ब्राइड लेते हैं दोनों का जो है ना इक्वल स्टैंडिंग रहता है, राइट। इसमें कुछ भी ज़्यादा या तो ज़्यादा या कम गैप दोनों के बीच नहीं रहता है। सो क्वेश्चन 15 में क्या पूछ रहा है, डिस्कस द फैक्टर्स कंट्रीब्यूटिंग टू चेंज इन द फैमिली सिस्टम इन इंडिया। यानी अब अभी जो है फैक्टर्स समझाना है जो क्या कंट्रीब्यूट करता है, जो फैमिली सिस्टम इन इंडिया में जो चेंजेस लाता है उनके हमें फैक्टर्स को समझाना है। सो द ट्रेडिशनल इंडियन जॉइंट फैमिली वॉज लार्ज। जो अपना जो है ना पुराने टाइम पे जो इंडियन फैमिली जो है जो जॉइंट फैमिली रहती थी वो बहुत ही ज़्यादा बड़ी होती थी, राइट। मल्टी जनरेशनल एंड रन बाय द एब्सोल्यूट अथॉरिटी ऑफ द एल्डेस्ट मेल मेंबर करता। जो जॉइंट फैमिली रहती है ना गाइस, जिसमें चाचा भतीजा काका काकी सब कोई आपस में मिल के रहते हैं, राइट। सो उसी को जॉइंट फैमिली कहते हैं। और उनकी अथॉरिटी कौन रहता है, उनका सबसे हेड जो एल्डेस्ट मेंबर रहता है वही अथॉरिटी करता है, वही सब कुछ चलाता है। सो उस हेड को हम क्या बोलते हैं, करता। ठीक है। टुडे दिस सिस्टम इज चेंजिंग फास्ट इनटू डाइवर्स न्यूक्लियर फॉर्मेट ड्यू टू मॉडर्न फोर्सेस। अब जैसे जो मॉडर्न फोर्सेस आ रहे हैं, राइट। सो इसमें जो है ना बहुत ज़्यादा चेंजेस ला रहे हैं, राइट। अब जो है ना फैमिली जो है ना जॉइंट ना ना होकर न्यूक्लियर फॉर्मेट्स में शिफ्ट हो रहे हैं, राइट। सो की फैक्टर्स क्या क्या हो सकते हैं ड्राइविंग चेंज, इंडस्ट्रियलाइजेशन एंड माइग्रेशन। औद्योगिकीकरण बढ़ रहा है और लोग माइग्रेट हो रहे हैं, एक जगह से दूसरे जगह जा रहे हैं फॉर द एम्प्लॉयमेंट पर्पस। सेटिंग अप फैक्ट्रीज एंड कॉर्पोरेट आईटी हब्स ड्रॉस यंग मेंबर्स अवे फ्रॉम एंसेस्ट्रल विलेज टू सिटीज़। जो नए फैक्ट्रीज आ रहे हैं, जो कॉरपोरेट आईटी हब्स ये सब जो बन रहा है, यहाँ सब के मेंबर्स जो है सिटीज़ से जा रहे हैं। यानी गांव गांव से हट के वो शहर में जा रहे हैं, अर्बन एरिया में, ताकि जो यंग रहते हैं क्योंकि उन्हें ज़्यादा नॉलेज रहता है, सो ताकि अपना वो एम्प्लॉयमेंट ये सब कर सकें। बिकॉज urban flats are small and expensive, it is difficult to keep a large joint family together under one roof. So guys, basically if I give you one example that बिहार, फॉर एग्जांपल बिहार में जो है ना ज़मीन की वैल्यू बहुत कम है, मतलब ज़्यादा है पर दिल्ली के मुकाबले कम है। अगर कोई बंदा जो है कोई जॉइंट फैमिली में, राइट, अगर बिहार में रहता है, उसके चाचा चाची काका काकी सब बिहार में रहते हैं, एक पर्टिकुलर एरिया में उनका पर्टिकुलर घर है, एक बड़े से एरिया में। अब वो अगर दिल्ली शिफ्ट होए तो इतना जो है ना दिल्ली में इतना ज़्यादा प्राइस हाई है कि वो अपने पूरे फैमिली के साथ फैमिली को ले करके दिल्ली में वहाँ पे शिफ्ट हो जाए, ये बहुत ही कम लोग कर सकते हैं। एक ये भी कारण है कि लोग न्यूक्लियर फैमिली में शिफ्ट हो रहे हैं। अब वो अर्बन एरिया जैसे दिल्ली में आएंगे तो उनको तो ज़रूरी है ना अपना एम्प्लॉयमेंट करने के लिए, रोज़मर्रा के खर्चों के लिए उन्हें कमाना पड़ेगा। कमाएंगे कैसे, जब वो दिल्ली में रहेंगे। और दिल्ली का एक्सपेंसेस बहुत ज़्यादा है, इसलिए लोग न्यूक्लियर फैमिली में ज़्यादा शिफ्ट हो रहे हैं। सो women's higher education and jobs. Modern women are completing university degrees and working in formal corporate setup. This financial independence makes them reject patriarchal control, leading to collaborative family choices. अब जो है ना जो मॉडर्न वुमेन्स आ रही हैं, राइट, जो आज के ज़माने में जो वुमेन्स आ रही है वो एजुकेशन और जॉब्स पे ज़्यादा ध्यान दे रही है, राइट। जस्ट अ सेकंड गाइस। सो यस गाइज, यानी जो मॉडर्न वुमेन्स है, आज के ज़माने में वुमेन, वो अपने एजुकेशन जॉब्स के लिए जो है बहुत ज़्यादा कम्पीट करती है। यानी अब वो उन्हें पता चल गया, और वो जो पेट्रियार्कल सोसाइटी है, जो पेट्रियार्कल कंट्रोल, पेट्रियार्कल सोसाइटी क्या होता है, जो पुरुषवादी सोसाइटी रहता है जहाँ पे आदमी ही राज करते हैं, राइट, आदमियों का ज़्यादा चलता है। सो उनको जो है वो रिजेक्ट कर रहे हैं, राइट, रिजेक्टिंग पेट्रियार्कल कंट्रोल लीडिंग टू ए कोलैबोरेटिव फैमिली चॉइसेस। अब कोलैबोरेटिव यानी उनका भी सेम हिस्सा रहेगा फैमिली में, राइट। सो मॉडर्न वुमेन आर कंप्लीटिंग यूनिवर्सिटी डिग्री कंप्लीट कर रही हैं, वर्किंग कर रही है फॉर्मल कॉर्पोरेट सेटअप में। दिस फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस मेक्स दैम, ये यही फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस, जब वो पैसे कमाने लगेगी, दिस फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस मेक देम रिजेक्ट पेट्रियार्कल कंट्रोल, पुरुषवादी सोसाइटी को रिजेक्ट कर देंगे, राइट। नाउ इंडिविजुअलिस्टिक इंडिविजुअलिस्टिक लाइफस्टाइल। सो इन्फ्लुएंस, जस्ट अ सेकंड गाइज,
एक्सट्रीमली सॉरी गाइस, बार बार कॉल आ रहा था, पर अब पूरी तरह से सेट हो गया, अब कोई कॉल नहीं आएगा, राइट। चलिए शुरू करते हैं। Individualistic lifestyle. Influence of modern media promotes personal freedom, privacy, and career goals over traditional unconditional duties toward a wide circle of distant relatives. Individualistic का मतलब क्या होता है? Only one single person, right? Single सिंगल पर्सन। सो अब जो है ना, सिंगल पर्सन अपना लाइफ स्टाइल जो है ना बहुत ही अच्छे तरीके से फॉलो कर सकता है। फॉर एग्जांपल जो है इन्फ्लुएंस कर, जो आजकल के जो मॉडर्न मीडिया है वो क्या प्रमोट करना है, पर्सनल फ्रीडम, यानी किसी को भी जो है ना, जैसे महिला को किसी पेट्रियार्कल सोसाइटी में झेलना नहीं पड़ेगा, राइट। उनको भी फ्रीडम है, राइट। केवल महिला के साथ ही पुरुष के भी साथ उनको लिए भी फ्रीडम है। उनका खुद का एक अपना एक प्राइवेसी है, और उनका खुद का एक अपना करियर गोल्स है ओवर ट्रेडिशनल अनकंडीशनल ड्यूटीज टुवर्ड्स ए वाइड सर्कल ऑफ डिस्टेंट रिलेटिव। जो वाइड सर्कल है, बहुत ही बड़ा सर्कल जो है डिस्टेंट रिलेटिव्स का, उन सब से भी वो अनकंडीशनल ड्यूटीज, उन्हें ट्रेडिशनल अनकंडीशनल ड्यूटीज फॉलो करने की कोई जरूरत नहीं है। दैट इज इंडिविजुअलिस्टिक लाइफ स्टाइल। अब बढ़ते हैं हम अपने क्वेश्चन 16 में। क्वेश्चन 16 में क्या पूछ रहा है? सो डिस्कस विलेज एज ए सोशल यूनिट इन इंडिया। जो हमें जो है ना, इसे डिस्कस करना है कि कैसे एक गांव जो है ना, इंडिया का एक बहुत ही ज़्यादा सामाजिक यूनिट है, राइट। सो चलिए। द विलेज इज़ द प्राइमरी स्ट्रक्चरल सोशल यूनिट ऑफ इंडियन सोसाइटी। जो अपना जो गांव जो है ना, वो सबसे पहला, मतलब शहर से पहले तो गांव ही था। अगर एक बात आप अगर ध्यान से सोचो कि क्या ऐसे ही शहर बन गया? शहर पहले गांव ही था, वो डेवलप होके शहर बना है, राइट। सो शहर जो है सबसे पहला स्ट्रक्चरल सोशल यूनिट है ऑफ इंडियन सोसाइटी का। फॉर सेंचुरीज the majority of India's population has lived in rural areas, making the village as a central theme of for sociological studies। यानी सदियों सदियों तक जो है ना, जो मेजॉरिटी ऑफ इंडिया, आधे से ज़्यादा इंडियन पॉपुलेशन कहाँ रही है? रूरल एरियाज में, गांव वाले इलाकों में। ये क्या बनाता है? ये विलेज को एक सेंट्रल थीम बना रहा है सोशियोलॉजिकल स्टडीज़ का। सो फीचर्स ऑफ द विलेज सोशल यूनिट का क्या है? फीचर्स ऑफ द विलेज सोशल यूनिट क्या है, ये डिस्कस करते हैं। सो विलेज सोशल यूनिट का फीचर क्या क्या है? इंटरडिपेंडेंस, द जजमानी सिस्टम, यानी इसमें जो है ना इंटरडिपेंडेंस रहते हैं, राइट। वाइल villages are deeply divided by caste ranking, they are held together by economic sharing, land owning farming castes rely on artisanal castes like carpenters, blacksmiths and barbers for tools and services, playing them in grains during harvest, this creates close lifelong partnership। यानी जो है ना, ये जो है ना कास्ट सिस्टम पे जो है ना, पहले पुराने टाइम पे बहुत कुछ चला करता था। जो इसमें पहले ही डिसाइड रहता था कि ये कास्ट के लोग जो है कारपेंटर का काम करेंगे, ये कास्ट के लोग जो है ब्लैक स्मिथ लोहार का काम करेंगे, ये कास्ट के लोग नाई का काम करेंगे, बार्बर्स का। सो सब कोई जो है ना इसमें आपस में इंटरडिपेंडेंट रहते थे कि मुझे इससे ये करना है, उससे वो करना है। सो शेयर्ड विलेज आइडेंटिटी शेयर करते हैं। डिस्पाइट इंटरनल कास्ट फाइट्स, villagers maintain a unified front against outside threats। People from the same village treat each other as a family relatives when meeting in distant towns। यानी अगर किसी टाउन में अगर उनका कुछ अगेंस्ट कुछ गलत हो रहा है, यानी कुछ थ्रेट्स कुछ धमकी आ रही है, तब सारा जो है ना कास्ट वार्ड से ज़्यादा ये तो फॉलो करते ही हैं, पर साथ ही साथ पूरा जो विलेज जो है एज ए फैमिली वर्क करने लगता है, एज टुगेदर, राइट। सो थर्ड है रिदम एंड नेचर। डेली विलेज सोशल रूटीन्स, फेस्टिवल्स एंड वेडिंग्स आर डायरेक्टली टाइड टू नेचुरल एग्रीकल्चरल साइकिल्स लाइक सोइंग एंड हार्वेस्टिंग। जो है ना रोज़ रोज़ का जो विलेज का सोशल रूटीन रहता है, जैसे कोई भी फेस्टिवल हो गया, कोई शादी हो गया, या कोई एग्रीकल्चर साइकिल हो गया, सोइंग हार्वेस्टिंग, सब जो है ना रिदम में करते हैं, नेचर में एक साथ करते हैं, डेली सोशल रूटीन उनका बन जाता है, राइट। सो हम बढ़ते हैं क्वेश्चन 17 में। 17 में क्या पूछ रहा है? राइट ब्रीफली ऑन दी पंचायती राज सिस्टम इन इंडिया। यानी जो इंडिया में जो है पंचायती राज सिस्टम, जो पंचायत जो रहता है, उनके बारे में हमें ब्रीफली लिखना है, राइट। सो यहाँ तो ऑलरेडी लिखा है, तो हम बस समझेंगे, राइट। सो द पंचायती राज सिस्टम, द पंचायती राज सिस्टम
इज़ अ थ्री टीयर स्ट्रक्चर ऑफ लोकल सेल्फ गवर्नमेंट। जो पंचायती राज सिस्टम जो है ना, ये थ्री टीयर स्ट्रक्चर ऑफ लोकल सेल्फ गवर्नमेंट, यानी जो पिछले पिछले वर्ग के लोग, जो पिछड़े वर्ग के लोग, जहाँ जैसे गांव हो गया, रूरल एरियाज हो गया, ग्रामीण इलाके हो गया, वहाँ का जो गवर्नमेंट सेल्फ गवर्नमेंट सिस्टम है वो डिज़ाइन किया गया है, वही है पंचायती राज सिस्टम। टू ब्रिंग डेमोक्रेटिक पावर डाउन टू द ग्रास रूट्स विलेज लेवल इन इंडिया। ये क्या करता है? डेमोक्रेटिक पावर डाउन ग्रास रूट्स विलेज, यानी जो है ना, जो ग्रास रूट विलेज रहता है, जो पिछड़े से पिछड़ा विलेज रहता है, पिछड़े से पिछड़ा गांव रहता है, वहाँ पर भी ये लोकतंत्र लाता है, पावर डाउन लाता है, राइट। सो थ्री टीयर स्ट्रक्चर क्या होता है समझते हैं। इट ऑपरेट्स एट थ्री लेवल्स। ये जो है तीन लेवल पे ऑपरेट होता है। आप समझो थ्री टीयर्ड स्ट्रक्चर मतलब क्या होता है। फर्स्ट होता है ग्राम पंचायत। ये क्या होता है? एट दी विलेज लेवल रन बाय इलेक्टेड मेंबर्स एंड सरपंच। ये विलेज लेवल पे होता है, गांव पे होता है, और इसे कौन रन करता है? सरपंच। दूसरा है पंचायत समिति एट द ब्लॉक लेवल। ये ब्लॉक लेवल पे होता है। फिर तीसरा है जिला परिषद एट द डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स लेवल। ये डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स लेवल पे होता है। सो इसे आप याद कर सकते हैं। आप अगर क्वेश्चन आए तो एग्जाम में आप ये लिख सकते हैं, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। दी 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1992, जो अपना जो है 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हुआ था, जो चेंजेस हुआ था, राइट, ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1992 में, वो पढ़ते हैं। द हिस्टोरिक अमेंडमेंट गेव फॉर्मल लीगल पावर टू दिस लोकल सिस्टम। जो अमेंडमेंट, जो चेंजेस हुआ था, जो है ना, ये लोकल सिस्टम को जो है ना, एक फॉर्मल लोकल सिस्टम, जो ये फॉर्मल लोकल सिस्टम है, इनको एक लीगल पावर दिया गया था, फॉर्मल लीगल पावर, राइट। सो इट मैंडेटेड रेगुलर इलेक्शंस एवरी 5 ईयर्स। हर 5 साल में, एवरी 5 ईयर्स में रेगुलर इलेक्शन होंगे। क्रिएटेड मैंडेटरी 33% सीट्स रिजर्वेशंस फॉर वुमेन। मैंडेटरी है, यानी 33%, लगभग 1/3 सीट्स जो है वुमेन के लिए रिजर्वेशन होना ही चाहिए, वुमेन लीडर्स के लिए। एंड रिजर्व्ड सीट फॉर, और भी रिजर्व सीट जो है एससी कास्ट के लिए और एसटी कास्ट के लिए, कैंडिडेट के लिए होना ही चाहिए, बेस्ड ऑन देयर पॉपुलेशन रेशियो। इट ऑल्सो स्टेबलाइज द ग्राम सभा, a general body meeting of all adult village voters as the core democratic unit to review local budgets and verify village projects guidelines. Now, question 18. 18 में क्या है? Examine the problems, challenges of urbanization and urban India. सो है ना, हमें अब इसमें बताना है क्या क्या परेशानी और क्या क्या चैलेंजेस जो है अर्बनाइजेशन में और अर्बन इंडिया में आया, राइट। एग्जामिन द प्रॉब्लम चैलेंजेस ऑफ अर्बनाइजेशन एंड अर्बन इंडिया। सो urbanization is the demographic process where rural populations move to cities for jobs, causing urban borders to expand rapidly. Urbanization क्या होता है? ये एक डेमोग्राफिक प्रोसेस होता है, जिसमें जो रूरल एरिया के लोग जो रहते हैं वो शहर में आ जाते हैं फिर जॉब के लिए। इससे क्या होता है, इससे क्या कॉज करता है, जो अर्बन बॉर्डर जो है ना वो एक्सपेंड करता है रैपिडली। However, unplanned city growth has triggered severe challenges in urban India. जो अनप्लैन्ड सिटी रहता है, अनप्लैन्ड शहर, उसमें जो है पॉपुलेशन जो है बहुत ज़्यादा हो जाता है, जो बहुत ही ज़्यादा ट्रिगर करता है, राइट, ट्रिगर करता है सीवर चैलेंजेस इन अर्बन इंडिया। सो की चैलेंजेस ऑफ अर्बन इंडिया क्या क्या है वो डिस्कस करते हैं। सीवर हाउसिंग क्राइसिस एंड स्लम्स। बहुत ही ज़्यादा हाउसिंग क्राइसिस होता है और स्लम्स बन जाते हैं। Due to extremely high land prices, low-wage migrant workers cannot afford legal flats. This forces them to construct temporary shelters on vacant public lands, creating crowded, unhygienic slums like Dharavi in Mumbai that lack private toilets and clean tap water. सो बेसिकली गाइस, जो अर्बनाइजेशन की वजह से जो है ना, जो अपने जो गांव के जो लोग आते हैं, राइट, गांव से रूरल एरिया से जो लोग शहर में आते हैं, पर जाहिर सी बात है वो तो फ्लैट खरीद नहीं पाएंगे दिल्ली में, क्योंकि वो खुद एम्प्लॉयमेंट के अपॉर्चुनिटी से आए हैं। ना ही फ्लैट खरीद पाएंगे, एज वेल एज ना ही वो किराए पे भी रह पाएंगे, क्योंकि किराया भी जो है
अर्बन अर्बन एरिया का बहुत ज़्यादा है, सीरियसली, राइट। सो फिर वो लोग क्या करते हैं, वो अपना जो है ना स्लम्स बना लेते हैं। स्लम्स बोले तो झुग्गी बना लेते हैं। जैसे इस्लाम झुग्गी का आपने नाम सुना होगा। दिल्ली जो है, दिल्ली में बहुत सारी झुग्गी बसती हैं, राइट। और इसमें जैसे मुंबई के बारे में बताया गया है, जो मुंबई में जो धारावी है, वन ऑफ द मोस्ट मोस्ट स्लम्स है वहाँ पे, यानी उस स्लम का नाम ही धारावी है, राइट। सो वो लोग जो है ना वहाँ पे जो है ना स्लम्स बना लेते हैं और वहीं पे रहते हैं, और इससे क्या होता है, बहुत ही गंदगी फैलती है, राइट। प्राइवेट टॉयलेट्स, क्लीन टैप वाटर, लैक ऑफ फैसिलिटी होता है, जिससे क्लीनिंग का बहुत ज़्यादा इशू आता है। वो अपना टेम्प्रेरी शेल्टर बना देते हैं एज ए झुग्गी, राइट। सो इंफ्रास्ट्रक्चर ब्रेकडाउन। सो सबसे पहले आ जाते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर ब्रेकडाउन। सो अब बढ़ते हैं हम इंफ्रास्ट्रक्चर ब्रेकडाउन में। सो इंफ्रास्ट्रक्चर ब्रेकडाउन में जो है अपना, म्युनिसिपल बोर्ड्स फेस सीवर शॉर्टेजेस इन प्रोवाइडिंग बेसिक यूटिलिटी सर्विसेज। जो अपने जो म्युनिसिपल, जो सरकारी जो बोर्ड्स रहते हैं, म्युनिसिपल बोर्ड्स रहते हैं, वो बहुत ही ज़्यादा जो है ना उनको समस्या आती है। और क्या होता है, बहुत ज़्यादा समस्या, सीवर शॉर्टेज फेस करते हैं बेसिक यूटिलिटी सर्विसेज प्रोवाइड करने में, राइट। लीडिंग टू फ्रिक्वेंट इलेक्ट्रिसिटी कट्स। ये कि क्या क्या करता है, फ्रिक्वेंट इलेक्ट्रिसिटी कट आता है, और ड्राई वाटर टैप्स आते हैं इसमें, और जो है ओवरफ्लोइंग ड्रेनेज सिस्टम जो है मानसून में बहुत ज़्यादा, मानसून रेन से बहुत ज़्यादा होता है। एनवायरमेंटल पॉल्यूशन एंड ट्रैफिक ग्रिड लॉक्स। जो एनवायरमेंटल पॉल्यूशन होता है और ट्रैफिक ग्रिड लॉक्स होता है। सो इसमें एनवायरमेंटल पॉल्यूशन बहुत ज़्यादा करते हैं, ट्रैफिक ग्रिड लॉक्स भी बहुत ज़्यादा करते हैं। दी रैपिड इंक्रीज इन प्राइवेट कार्स। जो प्राइवेट कार्स में जो इंक्रीज हो रहा है, राइट, एंड इंडस्ट्रियल यूनिट्स कॉजेज सीवर एयर एंड नॉइस पॉल्यूशन करता है, यानी वायु जो पॉल्यूशन रहता है वो, और जो नॉइस पॉल्यूशन करता है, और ट्रिगरिंग रेस्पिरेटरी हेल्थ प्रॉब्लम्स फॉर सिटी डेवलपर। जो सांस लेने में भी जो है ना दिक्कत होती है, क्यों, क्योंकि एयर पॉल्यूशन इतना ज़्यादा हो गया है, वायु प्रदूषण बहुत ज़्यादा हो गया है। सोशल आइसोलेशन एंड क्राइम। मूविंग अवे फ्रॉम क्लोज विलेज कम्युनिटीज क्रिएट्स लोनलीनेस। जो है ना गाइस, अगर जो है ना, अगर हम विलेज कम्युनिटी से मूव कर रहे हैं, राइट, तो आपको बहुत ही अकेलापन महसूस हो सकता है। हाई अनएम्प्लॉयमेंट रेट्स अमंग यूथ कैन लीड टू एन इंक्रीज इन अर्बन क्राइम, थेफ्ट एंड सेफ्टी इशूज फॉर वुमेन। जो हाई अनएम्प्लॉयमेंट रेट हो जाता है यूथ का, हम यूथ का इन अर्बन एरिया, वो क्या क्या चीज़ क्रिएट करता है, क्राइम्स को क्रिएट करता है, चोरी को क्रिएट करता है, सेफ्टी इशूज होने लगता है वुमेन को, राइट। सो अब बढ़ते हैं क्वेश्चन 19 में। क्वेश्चन 19 में क्या पूछ रहा है, पूछ रहा है एक्सप्लेन द रिलेशनशिप बिटवीन ट्राइब एंड एथनिसिटी इन इंडिया। सो ट्राइब्स एंड एथनिसिटी आर टू क्लोजली रिलेटेड कंसेप्ट यूज टू स्टडी ग्रुप आइडेंटिटीज। जो है ना ट्राइब्स और एथनिसिटी जो है ना, दो क्लोजली रिलेटेड कॉन्सेप्ट है। दोनों को क्या हम करते हैं, ग्रुप आइडेंटिटी को स्टडी करने में मदद मिलती है। बट दे फंक्शन डिफरेंटली, दोनों जो है डिफरेंटली वर्क करते हैं। व्हेन ग्रुप्स इंटरेक्ट विद मॉडर्न मार्केट्स एंड गवर्नमेंट्स। जब ये ग्रुप जो है मॉडर्न मार्केट में इंटरेक्ट करते हैं और गवर्नमेंट्स के साथ इंटरेक्ट करते हैं, सब ये जो है डिफरेंटली फंक्शन क्रिएट करते हैं। सो अंडरस्टैंडिंग द कनेक्शन, कनेक्शन को अंडर समझते हैं। सो traditional tribe identity. Historically, a tribe was looked at as an isolated social group living in forests. ट्राइब्स बोले तो जो आदिवासी लोग जो रहते हैं, जो जंगलों में रहते हैं, जो पहाड़ों में रहते हैं, मेंटेनिंग इट्स ओन सेपरेट लैंग्वेज, वो अपना खुद का ही एक सेपरेट लैंग्वेज बना के रखे हैं, अपना खुद का ही एक कल्चर बना के रखे हैं, एंड इक्वल लाइफ स्टाइल अवे फ्रॉम मेन सिटीज़, और इक्वल लाइफ स्टाइल मेंटेन कर रखे हैं फ्रॉम मेन सिटीज़ से। ट्रांसफॉर्मेशन इनटू एथनिसिटी। जो है ना जो ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है एथनिसिटी में, वो पढ़ते हैं। एथनिसिटी ट्रैगर्स व्हेन ए ट्राइबल ग्रुप कम्स इनटू कांटेक्ट और कंपटीशन। जो है ना एथनिसिटी जो है ना बहुत ज़्यादा ट्रिगर करता है जब ट्राइबल ग्रुप्स जो है ना आते हैं कंपटीशन है विद आउटसाइड कम्युनिटीज़ के लिए और स्टेट में। व्हेन देयर फॉरेस्ट लैंड्स आर टेकन फॉर माइंस और देयर लैंग्वेजेस आर इग्नोर्ड इन स्कूल्स, ट्राइबल मेंबर्स एक्सपीरियंस अ थ्रेट टू देयर सर्वाइवल।
जब जो है ना ट्राइबल मेंबर्स को कुछ ज़्यादा ही इग्नोर कर दिया जाता है, उनके फॉरेस्ट के लैंड्स को यूज़ किया जाता है और माइंस के लिए यूज़ किया जाता है और उनको लैंग्वेजेस बैरियर बहुत ज़्यादा होता है और उन्हें स्कूल्स में इग्नोर किया जाता है। सो ट्राइबल मेंबर्स एक्चुअली दे एक्सपीरियंस अ थ्रेट टू देयर सर्वाइवल। उनको जो है ना बहुत ही ज़्यादा थ्रेट लगता है सर्वाइवल में, राइट? धमकी भरा लगता है। पॉलिटिकल मोबिलाइजेशन टू प्रोटेक्ट देयर रिसोर्सेज द ट्राइब ट्रांसफॉर्म्स इनटू एन एथनिक प्रेशर ग्रुप। जो है ना वो अपने संसाधन को बचाए रखने के लिए ट्राइब किस में ट्रांसफ़र हो जाते हैं, एथनिक प्रेशर ग्रुप में। दे मोबिलाइज पॉलिटिकली यूजिंग देयर शेयर्ड हिस्ट्री। वो अपने जो है अपने आप को इस तरीके से मोबिलाइज कर लेते हैं जिससे वो जो है ना यूज़ करेंगे अपने शेयर्ड हिस्ट्री के बारे में, अपने नेटिव फ्लैग्स यूज़ करेंगे और यूनिक कल्चर सिंबल्स टू डिमांड सेपरेट स्टेट्स। वो अपने आप को यूनिक कल्चर की डिमांड करेंगे फॉर टू डिमांड एज ए सेपरेट स्टेट्स, like the creation of Jharkhand and Chhattisgarh or special land protection laws for their government. Thus ethnicity is the political use of tribal cultural identity in modern setup. So इसीलिए ethnicity जो है एक political use है of tribal cultural identity in modern setups करने के लिए। अब हम बढ़ते हैं अपने लास्ट क्वेश्चन पे। इसमें पूछ रहा है डिस्कस फेमिनिस्ट रेजिस्टेंस अगेंस्ट पेट्रियार्की इन इंडिया। जो फेमिनिस्ट रेसिस्टेंस है अगेंस्ट पेट्रियार्की इन इंडिया, पुरुषवादी इंडिया में, राइट, जहाँ पे पुरुषों की ज़्यादा चलता है। कंट्रीब्यूशन ऑफ पंडित रामाबाई, और पंडित रामाबाई का क्या कंट्रीब्यूशन था इसमें, राइट? तो चलिए डिस्कस करते हैं। Patriarchy is a social system where men hold primary power and dominate women in family decisions। जो पेट्रियार्की जो है ना एक सोशल सिस्टम है जहाँ जो है ना आदमी जो है एक प्राइमरी पावर होल्ड करता है और डोमिनेट किसको करता है, महिला को, इन फैमिली डिसीजन में, प्रॉपर्टी ओनरशिप में एंड सोशल फ्रीडम में। इंडियन हिस्ट्री हैज़ विटनेस्ड पावरफुल फेमिनिस्ट रेजिस्टेंस अगेंस्ट दीज अनफेयर रिस्ट्रिक्शंस। इसमें जो है बहुत ज़्यादा जो है ना रेजिस्टेंस फील करते हैं अगेंस्ट देयर रजिस्ट्रेशन। अब जो है हम जो है डिस्कस करने वाले हैं व्हाट इज़ द रोल ऑफ पंडित रामाबाई का क्या क्या रोल था इसमें। चलिए अब हम वो डिस्कस करते हैं। कंट्रीब्यूशन ऑफ पंडित रामाबाई फ्रॉम 1858 to 1922। पंडित रामाबाई वॉज अ ब्रिलियंट पियोनियर ऑफ वुमेंस राइट्स एंड एजुकेशन इन इंडिया। जो है ना पंडित रामाबाई का जो है ना एक ब्रिलियंट पियोनियर था, किसके लिए, औरतों की राइट्स के लिए, वुमेंस की राइट्स के लिए और उसके एजुकेशन इन इंडिया के लिए, उनके राइट्स एजुकेशन इन सब के लिए। ऑपरेटिंग ड्यूरिंग अ डीपली कंजर्वेटिव कॉलोनियल एरिया। कब से ऑपरेट कर रहा है, जो कॉलोनियल एरिया है ना तब से वो ऑपरेट कर रही है, यानी जब अंग्रेज़ों के गुलाम थे इंडिया तब से वो ऑपरेट कर रहे हैं। हर की कंट्रीब्यूशन इंक्लूड क्या क्या की कंट्रीब्यूशन थे, चैलेंजिंग स्क्रिप्चुरल अथॉरिटी। जो स्क्रिप्चुअल अथॉरिटी है उसको चैलेंज करना, जो लिखा हुआ है ऑलरेडी बुक्स में यहाँ पे वहाँ पे, उसको चैलेंज कर रही है कि ये गलत है। सी स्टडीड संस्कृत एंड मास्टर्ड होली टेक्स्ट, अर्निंग द टाइटल पंडिता। She wrote a path-breaking book, The High Caste Hindu Woman, exposing how traditional upper caste rules intentionally oppressed women, especially young child widows. So जो young child widows है, जिस महिला की जो है जिस बच्चे की, महिला तो नहीं बोलेंगे, जिस बच्चे की, जिस लड़के की शादी जो है बहुत ही कम उम्र में करा दी जाती है और उनके पति अकाल मृत्यु मर जाते हैं, तो उसके साथ यंग चाइल्ड विडोज़ यानी विधवा, सो उनके साथ क्या ट्रीटमेंट किया जाता है उसके ऊपर उन्होंने पंडित रामाबाई ने बहुत ज़्यादा आवाज़ उठाई, उनको एक्सपोज़ किया कि कैसे पुराने रीति रिवाज, अपर कास्ट के रूल्स, इंटेंशनली ऑप्रेस्ड वुमेन स्पेशली यंग चाइल्ड विडोज़, कैसे उनके साथ गलत हो रहा है। एस्टेब्लाइजिंग सपोर्ट सेंटर्स, उन्होंने सपोर्ट सेंटर एस्टेब्लाइज किए। सी डिड नॉट जस्ट राइट थ्योरीज, उन्होंने केवल थ्योरी राइट नहीं करी, सी टुक एक्शन, उन्होंने एक्शन लिया। सी फाउंडेड दी श्रद्धा सदन, उन्होंने शारदा सदन का फाउंड किया इन मुंबई 1889 में फाउंड किया
सेफ रेजिडेंशियल स्कूल, ये एक ऐसा स्कूल था, सरदा सदन, ये एक ऐसा स्कूल था जो बॉम्बे में 1989 में 1889 में बना था। ये एक ऐसा स्कूल था जो सेफ था, रेजिडेंशियल स्कूल हाउस था। ये क्या प्रोवाइड करते थे? शेल्टर, रहने की व्यवस्था प्रोवाइड करते थे, फूड की व्यवस्था प्रोवाइड करते थे, एंड मॉडर्न वोकेशनल स्किल की ट्रेनिंग दिया करता था। किसको? जो हेल्पलेस है, जो अबेंडन्ड है, जिसका कोई नहीं है, यंग विडोज़ को, जो जो बच्ची जो है विधवा हो जाती थी, राइट, मेकिंग देम सेल्फ रिलायंट, उनको सेल्फ रिलायंट बनाने के लिए। सो रेबेलियन अगेंस्ट रूल, बाय मैरिंग अ मैन फ्रॉम लोअर कास्ट बाय हर ओन चॉइस, सी प्रैक्टिकली ब्रोक रिजिड एंडोगमी लॉस। जो है ना, एक ऐसे आदमी से शादी कर लेना, बाय मैरिंग अ मैन फ्रॉम ए लोअर कास्ट बाय हर ओन चॉइस, जो लड़कियां जो थी एक ऐसे आदमी से शादी कर लेती थी जो बहुत ही लोअर कास्ट का था। सी प्रैक्टिकली ब्रोक रिजिड एंडोगमी लॉस, उन्होंने जो है ना रिजिड एंडोगमी लॉस को जो है ना ब्रोक किया। सर्विंग एज ए लाइफ लॉन्ग सिंबल ऑफ रेजिस्टेंस अगेंस्ट पैट्रियार्कल कास्ट रूल्स, उन्होंने जो है एक लाइफ लॉन्ग सिंबल यूज़ किया, किसके लिए? पैट्रियार्कल कास्ट रूल्स के लिए, जो पुरुषवादी धारणा। पैट्रियार्कल मतलब क्या होता है? पैट्रियार्कल मतलब क्या होता है? जहाँ पे केवल पुरुष का चलता है, पुरुष का, राइट, जहाँ पे औरतों को कुछ माना ही नहीं जाता, उनके ऊपर राज किया जाता है, दैट इज़ पैट्रियार्कल सोसाइटी। सो उनके ऊपर जो है बिल्कुल रेजिस्टेंस, उनको उनके अगेंस्ट थी वो, राइट। उन्होंने बहुत कुछ किया। हर वर्क लेड द फाउंडेशन फॉर मॉडर्न फेमिनिस्ट मूवमेंट्स इन इंडिया। सो उन्होंने जो है ना एक फाउंडेशन किया जिसमें औरत जो है, वुमेन जो है, वो भी जो है ना अपने हक के लिए लड़ सके। उन्होंने बहुत ज़्यादा फेमिनिस्ट मूवमेंट, बहुत सारे आंदोलन किए इंडिया में रह के। सो ये सब था गाइज़ पंडित रामाबाई जी के बारे में। सो आई होप यू गाइज़ आपको यहाँ तक पूरा समझ में आ गया होगा। तो इसी के साथ हमने आज कंप्लीट किया BSOG 171 इंडियन सोसाइटी इमेजेस एंड रियलिटीज। सो आई थिंक गाइज इट्स ऑल इनफ फॉर टुडे। ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम। मिलते हैं किसी और किसी नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।